अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने बताया था कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शनल क्या है और नॉन डायरेक्शनल क्या है। द हाइपोथेसिस देखिए, ये आपके ऑनलाइन एग्जाम्स के भी काम में आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। द हाइपोथेसिस यूज्ड सो कॉल्ड comparison terms such as greater, less, better, worse, then it is the directional hypothesis. हम लोग अगर हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन, लेस देन, बेटर, वर्स ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। In directional, it is directional because it is predict that there will be difference between two groups and it is specifies how the two groups will differ. यानी हम लोग बता रहे हैं कि दो ग्रुप अलग अलग है और दो ग्रुप में क्या अंतर होता है या क्या अंतर है, हम ये लोग ये यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऐसे कहते हैं। When the hypothesis simply predicts that there will be difference between two groups, हाँ उसमें difference है, then it is non-directional hypothesis because it predicts that there will be difference but does not specify how the groups will differ. यानी उसको हम लोग बता तो रहे हैं कि डिफरेंस है करके, लेकिन कितना और कैसा डिफरेंस है ये हम लोग यहाँ पे बता नहीं रहे, इसलिए उसको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। देखिए हम लोग अगर इसको ऐसे अगर बोलते हैं कि कोरोना का जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा ये जो वर्किंग लोग हैं उनके ऊपर हो रहा है, ऐसे अगर हम लोग बहुत ज्यादा ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको डायरेक्शनल ऐसे कहेंगे। और किस पे हो रहा है, कौन से ग्रुप पे हो रहा है, तो वर्किंग ग्रुप पे हो रहा है। अगर हम लोग बोलेंगे कि कोरोना का इफेक्ट हो रहा है या कोरोना का प्रभाव हो रहा है तो हम लोग उसको बता नहीं रहे, प्रभाव हो रहा है ऐसे बता रहे कि कौन से ग्रुप पे क्या असर हो रहा है ये नहीं बता रहे, तो इसलिए वो नॉन डायरेक्शनल हो गया। तो इसलिए जब हम लोग स्पेसिफिक करते हैं कि क्या वहां पे प्रभाव होने वाला है और कौन से तरीके से होने वाला है तो वो डायरेक्शनल हो गया। हम लोग सिर्फ बता रहे कि उसका इफेक्ट हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है ये नहीं बता रहे, तो उसको नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। So simply based on the wording of the hypothesis, we can tell the difference between directional and non-directional. Words क्या यूज इस्तेमाल कर रहे हैं इससे आपका डायरेक्शनल, इनडायरेक्ट, नॉन डायरेक्शनल वहां पे हो जाएगा। अब सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्या है ये देखते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस या यूनिवेराइट हाइपोथेसिस को कहते हैं। उसमें कोई भी वेरिएबल्स जो है एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो रहता है उसके ऊपर अगर हम रिलेशनशिप बता रहे हैं तो उसको सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। स्टेट्स एन एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल and one dependent variable is called simple hypothesis. And complex या multivariate hypothesis क्या कहते हैं, तर predicts the relationship between two or more independent variable and two or more dependent variable. जैसे दो से ज्यादा डिपेंडेंट और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर हम लोग अगर हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो ही उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहेंगे। अगर सिंपल वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं तो उसको हम लोग यूनिवेराइट या सिंपल हाइपोथेसिस कहेंगे। ठीक है। अब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि साइंसेस में हम लोग देखते हैं, अभी कोरोना के इसमें अभी करंट है इसलिए कोरोना का उदाहरण दे रही हूँ कि पहले क्या किया, क्या है ये जो वायरस है ये क्या है उसका ऑब्जर्वेशन किया गया, फिर उसका पिंटू हॅलो हॅलो कोणाला काही बोलायचं आहे मॅडम एक पार्टिसिपंटचा ऑडिओ ऑन आहे पण त्याला माझ्याकडनं म्यूट नाही होत आहे ते, जस्ट अ मिनिट. अजय रेले सर, काइंडली म्यूट युअर सेल्फ. मैडम तुमचा आवाज नहीं येत आहे. पहले उसका ऑब्जर्वेशन किया गया। हेलो कनेक्ट कर मैम. हाँ हाँ आवाज
मॅडम एकदा थोडं कनेक्शन बघून घ्याल, आवाज खूप कटतोय. हेलो. हा मॅडम आता येतोय, बोलाल. हाँ. जैसे हमने देखा, अभी मैं बता रही थी कि कोरोना का जो है उसका हमने क्या किया, पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर हमारे साइंटिस्ट ने उसका एक पैटर्न वहां पे डिसाइड किया, फिर उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस बना के उसकी थ्योरी बना के भेज दी कि उसके ऊपर ऐसे हम लोग जो है एक जैसे सैनिटाइजर करना, या एक वहां पे प्रयोग किया गया, उसमें पता चला कि जो सोडा और जो डिटर्जेंट पाउडर है उससे कोरोना मरता है। तो ये जो रिजल्ट्स वहां पे आई वो थ्योरी के जरिए वहां पे हमारे पास पहुंच गई। तो बहुत बार साइंसेस के जो हाइपोथेसिस होते हैं या रिसर्च होते हैं वो इंडक्टिव मेथड पे होते हैं। इंडक्टिव है ना, ऑब्जर्वेशन, फिर पैटर्न डिसाइडेशन, देन हाइपोथेसिस एंड देन थ्योरी। लेकिन हमारे जो सोशल साइंसेस और कॉमर्स के जो हाइपोथेसिस होते हैं ये बहुत बार रिडक्टिव होते हैं, क्योंकि हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं, थ्योरी पहले सबसे हम लोग पढ़ते हैं, वो लिटरेचर रिव्यू के ऊपर हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हमने जो हाइपोथेसिस बनाए उसके ऑब्जर्वेशन करते हैं, और फिर उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग कंफर्म करते हैं। तो इंडक्टिव और रिडक्टिव में फर्क आपको पता चला होगा कि इंडक्टिव में पहले ऑब्जर्वेशन एंड देन थ्योरी, और डिडक्टिव में पहले और थ्योरी देन ऑब्जर्वेशन एंड कंफर्मेशन होता है। ठीक है, अभी आ रहा है आवाज? यस मैडम. ओके क्लियर आवाज. ओके. हाँ, अब देखिए मैं आपको वेरिएबल्स बताने वाली हूँ। वेरिएबल्स, इतनी बार हमने वेरिएबल वेरिएबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये सब इसकी बातें करी, लेकिन वेरिएबल क्या है ये मैंने बताया ही नहीं था। तो ये यहाँ पे आपको वेरिएबल्स बताने की, एनी फैक्टर दैट टेक on different values in a scientific variable and influences the outcome of research is called variable. ठीक है, उसमें जेंडर हो सकता है, कलर हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है, वेट हो सकता है, टाइम हो सकता है, ये हमारे सब वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मराठी में उसको या हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं, किसी को पता है वेरिएबल्स को क्या कहते हैं मराठी में? मराठीमध्ये चल म्हणतात मॅडम, चल. चलो चलो, ओके, चल की चल, चल चलो चलो, हाँ, चलांचा परिणाम, ठीक है, तो ये चल है, वो ये वेरिएबल्स है। हाँ, तो इसका परिणाम, हाँ, ये आपके सोशल साइंसेस वालों को पता है, या सोशल जो है क्या सोशल वर्क वालों को पता होगा, मराठी के उसमें क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे अभी, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड कंट्रोल। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो मैंने बहुत बार बताया आपको, कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूअस एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एक एक करके देखते हैं कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है। Those variables causes or influences the outcome is called independent, जिसका उसके दूसरे के ऊपर परिणाम होता है उसको इंडिपेंडेंट कहेंगे। Those variable influenced by independent variable is called dependent variable. जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से इन्फ्लुएंस होते हैं या जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का असर होता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। Those variables researcher does not want to change during the course of experiment is called controlled variables, यानी उसको हम लोग बदल नहीं सकेंगे या बदलना नहीं चाहेंगे, उसको हम लोग कंट्रोल वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, देखते हैं कैटेगरिकल क्या है। The variable that can take on special values only within a defined range of values or are called categorical variables, like gender, marital status, consist, decrease mutually in exclusive categories such as male, female, black, white, ऐसे करके अगर हम लोग उसको कैटेगरी में ले सकते हैं तो उसको कैटेगरिकल वेरिएबल्स कहते हैं। और the variables that can be measured with a greater degree of accuracy is called continuous variables. कंटिन्यूस में हम लोग उसको एक डिग्री वैल्यू उसके कैटेगरी या डिग्री वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, द वेरिएबल दैट वैरी द अमाउंट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव
एक हाइट, वेट, सैलरी, उसको हम लोग क्वांट में ले सकते हैं, इसलिए उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। क्वालिटेटिव यानी लाइक, हेल्पफुल, अट्रैक्टिव, सेटिस्फाइड, ऐसे अगर है हमारे वेरिएबल्स तो उसको हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहेंगे। अगर हम हाइट, वेट, सैलरी में क्वांट ले रहे हैं तो उसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहेंगे। सो कैसे फॉर्मुलेट करते हैं उसका एक हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट, आइडेंटिफाई अ जनरल आइडिया और इंटरेस्ट टू बी रिसर्च। हमने क्या उसको एक रिसर्च करना है, उसका एक जनरल आइडिया हमने ले लिया। जैसे मेरा इंटरेस्ट एरिया है ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, जैसे ये आपका ट्रेनिंग चल रहा है प्री पीएचडी कोर्स वर्क, तो उसके आपके रिसर्च एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होगा, ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है शायद। तो इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, ऐसे अगर मेरी सेंट्रल आइडिया है, एक जनरल आइडिया है। देन आइडेंटिफाई अ रिसर्च क्वेश्चन, इसको हम लोग रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। मोर स्पेसिफिक द जनरल रिसर्च टॉपिक, यानी जो रिसर्च हमारा एक जनरल मैंने ले लिया कि इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, उसको हमने एक स्पेसिफिक टॉपिक में उसको कन्वर्ट करना है। उसको मैंने क्वेश्चन में डाल दिया पहले, डज ट्रेनिंग इंप्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी। मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, उसको मैंने क्या किया, क्वेश्चन में डाला, डज ट्रेनिंग इंप्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी। अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर लेना चाहूंगी। देन ऑपरेशनली डिफाइन द वेरिएबल्स, इसमें मेरे को क्या क्या वेरिएबल्स लेने हैं ये मुझे पहले तय करना है। अब देखिए ट्रेनिंग में और वर्कर्स एफिशिएंसी में क्या क्या वेरिएबल्स आते हैं। द रिसर्च इज इन कंट्रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट में मेरा कंट्रोल किसके ऊपर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग का असर वर्कर्स पे हो रहा है। ठीक है, इट मस्ट कंटेन द एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स, यानी उसमें एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स होना जरूरी है। फिर उसको मैंने हाइपोथेसिस में कन्वर्ट किया मेरे क्वेश्चन को। द अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन में बाय मेकिंग अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ट्रेनिंग में इंप्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी। हाँ, मैंने बोला कि हाँ ट्रेनिंग वर्कर्स की एफिशिएंसी उसको ये इंप्रूव कर सकती है। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से मिल रहे हैं, एफिशिएंसी, वर्कर्स की एफिशिएंसी। ट्रेनिंग ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया, वर्कर्स एफिशिएंसी मेरा डिपेंडेंट हो गया। फिर मैंने उसको और रिफाइन किया है, if training improves the worker efficiency then company who gives training improve their profitability। अब देखिए मैंने और एक यहाँ पे दूसरा वेरिएबल डाल दिया कि मैंने पहले क्या बोला कि ट्रेनिंग वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, फिर उसको और रिफाइन करना मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इफ एंड देन में उसको कन्वर्ट किया। इफ देन इस सेंटेंस में मैंने उसको कन्वर्ट किया, इफ देन यूज करके इफ ट्रेनिंग इंप्रूव्स द वर्कर एफिशिएंसी, क्योंकि मैंने पहला सेंटेंस कर दिया था ट्रेनिंग में इंप्रूव्स वर्कर्स एफिशिएंसी। अगर ट्रेनिंग वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है तो क्या होगा, कंपनी की, जो कंपनी दे रही है ट्रेनिंग, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। मैंने इफ एंड देन इस सेंटेंस में उसको कन्वर्ट किया, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू से मुझे ये पता चला कि अगर वर्कर्स की एफिशिएंसी हाई है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। ये मुझे कहाँ से मिला, प्रॉफिटेबिलिटी ये वर्ड मुझे कहाँ से मिला, लिटरेचर रिव्यू से। सो पहले मैंने क्या किया, टाइटल फॉर्मेशन किया, टाइटल फॉर्मेशन से मैंने एक बेसिक हाइपोथेसिस कर लिया, फिर हाइपोथेसिस को रिफाइन करने के लिए लिटरेचर रिव्यू किया। लिटरेचर रिव्यू से मुझे जो पता चला वो इफ एंड देन सेंटेंस में मैंने डाल दिया। सो इफ ट्रेनिंग इंप्रूव्स द वर्कर्स एफिशिएंसी देन कंपनी हु गिव्स ट्रेनिंग इंप्रूव्स देयर प्रॉफिटेबिलिटी। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, फिर भी इसमें कुछ और इसमें रिफाइनिंग होना चाहिए। तो दिस टाइप इफ एंड देन हाइपोथेसिस कंसिडर्ड द मोस्ट यूजफुल। कहाँ एक अच्छा रिसर्च स्टेटमेंट करने के लिए या अच्छा हाइपोथेसिस स्टेटमेंट करने के लिए हमको इसमें एक क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट ग्रुप उसमें वेरीफाई करना चाहिए। सो वेरीफाई द ट्रीटमेंट और एक्सपोजर इट इज इंक्लूड इन experiment. A treatment is literally what is done in subject group. In this example, the treatment is training of employees. Prepare for an outcome measure, which is a measurement concerned with how the treatment is going to be assessed. अब इसका असेसमेंट कैसे करेंगे, तो जो नॉन ट्रेन्ड वर्कर्स है या जिनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है
वो जो ग्रुप हमारा है उसको हम लोग कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। और कंट्रोल ग्रुप के कंपैरिजन में जिनको ट्रेनिंग दिया गया है उनका कंपैरिजन करेंगे। सो हमको वहां पे कंपैरिजन करने के लिए कोरिलेशन मिल सकता है या काय स्क्वायर टेस्ट हम लोग वहां पे लगा सकते हैं। तो देखिए हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते करते ही हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी मिल जाता है, क्योंकि हमको वहां पे हाइपोथेसिस के वेरिएबल्स के साथ साथ कंट्रोल ग्रुप को भी डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप कौन सा है कि जहाँ पे जो नॉन ट्रेंड एम्प्लॉयज है वो हमारा कंट्रोल ग्रुप है। कि नॉन ट्रेंड एम्प्लॉयज से जिनको ट्रेनिंग हुई है ऐसे एम्प्लॉयज एक्टिवली काम करते हैं या उनकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। सो फाइनल स्टेटमेंट H1 मेरा क्या हो गया? Those companies gives training to their workers, improves their workers efficiency and profitability as well. और क्या हो सकता है? ट्रेनिंग improves workers efficiency and it affects on profitability improvement. समझ में आ गया? ये फाइनल स्टेटमेंट मेरा हो सकता है। तो देखिए मैंने आपके लिए एग्जांपल भी लिया है कि डिफाइन द प्रॉब्लम। क्या डिफाइन है? देखिए ये स्टेप 1 में क्या करना है? प्रॉब्लम डेफिनेशन करना है। अब मैंने स्मोकिंग का ले लिया कि क्योंकि सबके लिए हो सकता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए। तो आपको करना है, मेरे साथ साथ आप सबको करना है। डायरी अगर आपके साथ में होगी तो आपने लिख लेना है। डिफाइन द प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या है? इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन द हेल्थ। आपके हेल्थ में स्मोकिंग का असर क्या है, ये मेरा पहला प्रॉब्लम है। तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया उसको। दूसरे स्टेप में क्वेश्चन पूछना है, डज स्मोकिंग कॉज लंग्स कैंसर। अब मुझे लिटरेचर रिव्यू से पता चला कि लंग्स कैंसर हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसको क्वेश्चन में डाल दिया, डज स्मोकिंग कॉज लंग्स कैंसर। फिर मैंने उसको एक कंडीशनल स्टेटमेंट में तीसरे स्टेप में डाल दिया, स्मोकिंग में कॉज लंग्स कैंसर। उसको मैंने स्टेटमेंट में डाल दिया, क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, स्मोकिंग में कॉज लंग कैंसर। फिर चौथे स्टेप में मैंने फॉर्मलाइज कर दिया इफ एंड देन स्टेटमेंट में, स्मोकिंग कॉजेस लंग्स कैंसर। पहला जो मेरा स्टेटमेंट मैंने किया था उसको इफ में ले लिया, देन में जो मैंने रिजल्ट वहां पे देखे थे लिटरेचर रिव्यू में उसको ले लिया कि इफ स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर देन अ पर्सन हु स्मोक्स रेगुलरली हैव मोर चांस टू डेवलप दिस डिसीज। क्या हो सकता है? हाँ, उनको ये डिसीज यानी लंग कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। ये मेरा क्या हो गया? इफ एंड देन वाला ये हो गया। फिर मैंने उसको और रिफाइन किया और मैंने वहां पे लिटरेचर रिव्यू किया। फिर मैंने एक्सपोजर ग्रुप को देख लिया। यहाँ पे एक्सपोजर ग्रुप क्या है? स्मोक और स्मोकिंग, कि जो स्मोक कर रहे हैं उनको वहां पे या स्मोकिंग या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो स्मोक के एरिया में रहते हैं वो भी वहां पे हो गया। तो इसलिए प्रिपेयर फॉर आउटकम मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मोकर्स, कितनी बार वो स्मोकिंग करता है। सो अंडरस्टैंड द कंट्रोल ग्रुप यानी नॉन स्मोकर, यानी हमको कंपैरिजन कहाँ से करना है? नॉन स्मोकर से, कि लंग्स कैंसर की संभावना स्मोकिंग करने वालों में ज्यादा है या नॉन स्मोकर्स में ज्यादा है। इसका हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। सो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा ये आपको बताना है और लिख के दिखाना है मेरे को। समझ में आ गया स्टेप्स? फिर से एक बार देख लीजिए। पहले मैंने प्रॉब्लम देख लिया, स्मोकिंग ऑफ द ऑन इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ। फिर मैंने उसको क्वेश्चन में डाल दिया, द स्मोकिंग कॉज लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर कहाँ से मिला मुझे? लिटरेचर रिव्यू से मिला। फिर और ज्यादा लिटरेचर रिव्यू करने के बाद मुझे लगा कि हाँ उसमें चांसेस हो सकते हैं लंग्स कैंसर के, इसलिए मैंने उसको कंडीशनल स्टेटमेंट डाल दिया कि स्मोकिंग में कॉज लंग्स कैंसर। फिर मैंने उसको इफ एंड देन में कर दिया, वो स्टेटमेंट को इफ में ले लिया, पहला वाला जो स्टेटमेंट मैंने ले लिया था उसको इफ में ले लिया, इफ स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर देन क्या हो सकता है? पर्सन हु स्मोक्स रेगुलरली हैव मोर चांस टू डेवलप दिस डिसीज। फिर मैंने वेरीफाई कर दिया और मेरा कंट्रोल एरिया हो गया नॉन स्मोकर्स, यानी नॉन स्मोकर्स से मुझे कोरिलेशन करना है या उसमें रिग्रेशन एनालिसिस करनी है कि स्मोकर्स में ज्यादा लंग्स कैंसर हो सकता है या नॉन स्मोकर्स में हो सकता है। ठीक है, तो आपका हाइपोथेसिस क्या होगा? एक दो भी अगर आ गए तो मैं धन्य समझूंगी खुद को। हेलो, हाँ बोलिए। मैंने एक छोटा सा बनाया है, पता नहीं सही है कि नहीं बताइए, पता ही होगा। नहीं सही होगा, बताइए।
There are higher chances of lung cancer due to smoking. देयर आर से नहीं शुरू होगा। अच्छा, देयर आर बोल रहे तो आप वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, स्टेटमेंट बनाने है क्लियर कट। आपको क्या लग higher रहा है? chances of क्लियर lung cancer due to smoking. यस और Can I say? यस Smoking is plays highly एक 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 बता। हाँ स्मोकिंग smoking is highly injurious. It may cause death. इफ एंड देन का Smoking कर is दिया highly- मैंने। इफ एंड देन निकाल लेना है। Madam, may I try? हाँ Smoking plays significant role in causing lung cancer. यस हो सकता है, लेकिन किस में हो सकता है? किस में? पर्सन हु स्मोक्स रेगुलरली। Smoke, yeah, who smokes? Yes, yes. हाँ, पर्सन हु स्मोक्स रेगुलरली कैन कॉजेस लंग्स कैंसर, Yeah, है ना? yes. तो देखिए आप प्रयत्न करते रहिए, आपको एक ना एक दिन आपका हाइपोथेसिस अच्छा हो जाएगा। आपको स्टेप्स समझ में आ गए? किसी भी रिसर्च में करते समय, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते समय ये 5-6 स्टेप्स आपको लेने हैं। पहला स्टेप, पहले प्रॉब्लम डिफिनेशन, वो प्रॉब्लम को एक क्वेश्चन पूछना, फिर क्वेश्चन को स्टेटमेंट में बदलना, जो स्टेटमेंट लेना है वो इफ में लेना, देन में आपका जो आपने लिटरेचर रिव्यू करना है उसका आंसर लेना, इफ एंड देन में उसको कन्वर्ट करने के बाद इफ देन निकाल देना और फिर उसका एक क्लियर कट स्टेटमेंट कर देना। इतना अच्छा आपका हाइपोथेसिस बनेगा और आपको इतना अच्छा आपको रिजल्ट आप निकाल पाएंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाएंगे। वहां पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कंपैरेटिव टू नॉन स्मोकर, पर्सन हु स्मोक्स रेगुलरली गॉट हैव चांसेस टू डेवलप लंग्स कैंसर। एक कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं वहां पे। तो कंपैरेटिव अगर शब्द डाल दिया आपने तो वो रिग्रेशन एनालिसिस के लिए, एनोवा टेस्ट के लिए इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिल देंगे, इतना डेटा एनालिसिस आपको कर सकेंगे। तो इसलिए वो आप जो हाइपोथेसिस करते हैं तब थोड़ा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या स्टैटिस्टिक्स का भी वहां पे थोड़ी पढ़ाई करना जरूरी है, वहां पे भी उसका भी थोड़ा लिटरेचर रिव्यू करना जरूरी है। तो आपको आपका जो कंट्रोल ग्रुप है पता चलेगा और वो कंट्रोल ग्रुप से आप अपना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए लोग 1-1 लाख रुपए लेते हैं बाहर, लेकिन अगर आपको खुद को पता है कि क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है और एक 1 क्लिक पे, हमारी रेखा मैडम 1 क्लिक पे बताती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करना है। अगर आप सीख लेते हो तो एक्सेल पे, सिंपल एक्सेल पे बहुत अच्छे से आप अपना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो। सिर्फ आपको डेटा कैसे लिखना है, उसको एक्सेल शीट में कैसे लिखना है, ये इतना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। आपका रिसर्च इतना अच्छा हो जाएगा कि किसी के ऊपर आप क्या बोलते हैं डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाओगे। तो ये देखिए आपका असर बाकी लोगों के ऊपर होना चाहिए, आपके ऊपर किसी का असर नहीं होना चाहिए, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपकी फाइनल स्टेटमेंट कर दिया। अब थोड़ी सी बातें वहां पे ध्यान में रखना जरूरी है। हाँ, आप सबने पूछा कि इसको एडजस्ट कर सकते क्या, रिफाइन कर सकते क्या, तो कर सकते हैं। कब? एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और स्टडी स्टार्टेड होने के पहले। अगर स्टडी स्टार्ट हो गया तो उसके बाद नहीं कर सकते, फिर उसको उस हाइपोथेसिस को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा या दिस हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ऐसे करके आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हमारा हाइपोथेसिस हमने ले लिया और उसको प्रूव करने की हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। तो एक व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज आया था, तो एक वहाँ यहाँ पे मैं बता रही हूँ आप सबको कि हम लोग कैसे गलत हाइपोथेसिस ले लेते हैं और फिर हमारे गाइड के सामने हम लोग हमारा गलत हाइपोथेसिस कितना प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे बताएंगे। थोड़ा सा एक फनी है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपको। तो बायस और अजम्पशन जो हमारा है, तो अगर बायस रहा या गलत रहा तो कैसे हो सकता है? देखिए एक रिसर्चर ने ले लिया था कि 7 × 13 = 28, तो उसके गाइड ने बोला कि नहीं नहीं आपने ये कुछ गलत कर दिया है, आप उसको अच्छे से मेजर करो, तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन करो। तो उसने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला कि 13 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो, देखिए क्या होता है। तो उसने, जो स्टूडेंट था वो तो मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैंने गलत कर दिया, तो उसने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 7, 21 + 7 = 28। देखिए सर 7 × 13 = 28 हो गया है।
कि सर बोले कि नहीं नहीं कुछ तो भी गलत कर रहे हो आप डिवीजन करो 28 को 7 से डिवाइड करो तो देखिए 13 आता है कि नहीं, कुछ तो भी गलत होगा आपका देखिए। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं डिवीजन करके देखता हूँ। उसने बोला कि हाँ 7 बन जा 7, 8 में से 7 गए 21 रह गया, ऊपर से 2 ले लिए 21, 7 3 जा 21। देखिए सर 28 को 7 से डिवीजन किया कर दिया तो 13 आ गए, इसलिए मेरा जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट यहाँ पे हो रहा है। फिर सर बोले कि नहीं नहीं कुछ तो भी गलत कर दिया है आपने, आप अभी एडिशन करो। तो 7 टाइम 13 लिखो, एक के नीचे एक, और देखिए देखो उसमें वो गलत है या सही है। तो बोला कि ठीक है मैं लिखता हूँ। उसने 7 बार 13 लिख लिया और नीचे से शुरू कर दिया 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24 25 26 27 28। देखिए सर आपका 28 यहाँ पे हो गया। तो हम भी हमेशा हमारा हाइपोथेसिस अगर गलत है तो उसको सही दिखाने की कोशिश करते हैं और गलत गलत स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। देखिए आंकड़े जो कुछ है जैसे हम लोग उसको घुमाएंगे वैसे घूमेंगे, आंकड़े खुद कुछ नहीं करते, हम लोग उसको वहां पे दिखाते हैं कि ऐसे है करके। एक बार एक बहुत एक मजेदार वहां पे किस्सा है कि हमने एक डेटा कलेक्शन कर लिया था इनकम का, जो है वो फैमिली के हेल्थ पे क्या असर होता है, फैमिली का जो इनकम होता है उसके ऊपर क्या इसका इफेक्ट होता है। ये वाला हमारा एक डेटा कलेक्शन का ये था मोड था। तो एक एरिया में जाके डेटा कलेक्शन कर दिया, इनकॉम के बच्चे थे, उन्होंने पूरा, मैंने बोला कि चलो इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करो अभी। तो इनकम ले लो एक बार, और वेरिएबल्स लिए थे वेट, हाइट और इकोनॉमिक कंडीशन या फिर बाकी ये था, तो उसमें वेट था। तो जो इनकम कमाने वाले हस्बैंड्स थे उनका इनकम ले लिया, और दूसरी बाजू में वाइफ का जो थे उनके घर में वाइफ थे, उनके चिल्ड्रन से उनके वेट ले लिए। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि जैसे जैसे हस्बैंड का इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे वाइफ के जो वेट है वो बढ़ते जाता है। तो ये करेक्ट है क्या, करेक्ट होगा क्या? जैसे जैसे हस्बैंड का इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे वाइफ का वेट बढ़ते जाता है। ये लॉजिकली हम लोग बोलेंगे ट्रू भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि वाइफ का वेट तभी बढ़ता है जब हस्बैंड का इनकम ज्यादा होता है। तो लेकिन फिर भी ये सभी के लिए लागू नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है स्टैटिस्टिक्स हम लोग करते हैं इतने हम लोग कभी कभी गलत वहां पे जो आंकड़े हैं वो गलत लिख लेते हैं या उसका एनालिसिस गलत कर लेते हैं, और हमारा हाइपोथेसिस जो है वो बहुत गलत तरीके से सामने आता है। तो इसलिए फॉर्मेशन करते समय ये भी देखना जरूरी है कि वहां पे कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगेगा। अब उसका फ्रेम करते समय हमको क्या करना है, डू स्मॉल पायलट स्टडी। पहले तो हमको एक बहुत छोटा सा स्टडी करना है कि जो हमने हाइपोथेसिस लिया है उसके रिजल्ट्स हमको क्या मिल रहे हैं, उसका डेटा हमको क्या मिल रहा है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना बहुत 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 जरूरी है। हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी रिसर्च पेपर है, रिसर्च प्रपोजल है, 2 या 3 हाइपोथेसिस बहुत कम ज्यादा हो गए। अगर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है या फिर आप अभी पीएचडी कर रहे हो तो 4 या 5 आपका हाइपोथेसिस हो सकते हैं। हाँ, ये पहले ही बता दिया है मैंने कि उसको स्टेटमेंट है, इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना जरूरी है। There are more than one hypothesis, right? It's plural form hypothesis. यानी अगर आपको एक से ज्यादा हाइपोथेसिस आपके थेसिस में है तो उसका टाइटल आपको हाइपोथेसिस ऐसे देना है। If your hypothesis is alternative, do not write its null form in research methodology. Use it only statistical analysis. ये भी बता दिया है मैंने। Take only one null hypothesis in research work, ये भी बता दिया है। सो पायलट स्टडी के ऊपर आएंगे, उसके पहले यहाँ तक की पता चला, यहाँ तक कि आपको सबका समझ में आ गया? मैम किसी को कुछ पूछना है इसमें? मोनिका थैंक यू। किसी को कुछ नो मैम कंटिन्यू। I have a bit of a confusion. हाँ बोला।
मैम थोड़ा सा जो आपने अभी आखिरी बताया कि नल हाइपोथेसिस, अगर आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है तो नल हाइपोथेसिस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में लेना है, आप वो थोड़ा सा नहीं, elaborate कर सकते हैं? हाँ नहीं लेना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जब लिखेंगे, हाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी जब लिखेंगे तब नहीं लेना है, जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तब लेना है, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तब लेना है। हाँ, बट देन हमको मेंशन तो करना ही पड़ेगा ना, नल और अल्टरनेट दोनों मेंशन करना पड़ेगा ना। मेथोडोलॉजी में नहीं करना है, क्योंकि आपने अल्टरनेटिव, आप पॉजिटिव रिसर्च कर रहे हैं, आप पॉजिटिव स्टेटमेंट लेके रिसर्च कर रहे हैं, तो मेथोडोलॉजी में लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, वहां पे कंफ्यूजन होगा कि आप नल पे काम कर रहे हो या अल्टरनेटिव पे काम कर रहे हो, और नल अगर है तो वो एक ही होगा। अच्छा, तो इसलिए 4-5 नहीं, देखिए हम लोग जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं ना, तब हर एक का, यानी पहला है आपका जो होगा H1, उसका HO लिख के फिर आप ये करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे, जो भी टेस्ट आते हैं उसके रिजल्ट्स अगर एक्सेप्टेड है नल हाइपोथेसिस तो H1 आपका रिजेक्ट हो जाएगा, अगर HO आपका या रिजेक्ट हो रहा है तो आपका H1 एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा आपका अल्टरनेटिव H2 है, तो H2 के नीचे भी आप HO ही लिखोगे, H2 के नीचे भी आप HO ही लिखोगे, फिर दूसरे को टेस्ट करेंगे, दूसरे को टेस्ट अगर जो भी होता है उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट वो आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते आप 4-5 जो आपके हाइपोथेसिस है उसका आप एक्सप्लेनेशन करोगे। लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप नल लिखते जाएंगे और अल्टरनेटिव भी लिखते जाएंगे, तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं लिखते समय HO1, HO2, HO3 ऐसे लिखते हैं, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि नल हाइपोथेसिस को H1, H2, H3 लग रहा है। Okay, understood. It will be only HO and H1 Agree? or आगे, otherwise Yes. it will be only one. I understood. हाँ, नल हाइपोथेसिस HO सिर्फ होगा, और बाकी अल्टरनेटिव अगर 4-5 है आपके तो H1, H2, H3, H4, H5 आप लिख सकते हो, लेकिन नल हाइपोथेसिस को अपन HO1, HO2 ऐसे नहीं लिख सकते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, गॉट इट, यस, थैंक यू। चलो अभी पायलट स्टडी के ऊपर चलते हैं कि पायलट स्टडी क्या है। पायलट स्टडी मींस रिसर्च फील्ड टू फाइंड आउट द फैक्ट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम लिया है उसके फैक्ट, जैसे मैंने अभी बार बार बता रही हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के बाद एक छोटा सा स्टडी होना जरूरी है, उसको पायलट स्टडी कहेंगे। कि जो हमने क्वेश्चनर बनाई है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाए हैं, उसके ऊपर हमको डेटा ठीक से मिल रहा है या नहीं, या हमारा रिसर्च प्रॉब्लम जो डेफिनेशन हमने किया है वो ठीक से किया है या नहीं, ये पायलट स्टडी फील्ड में जाके ऑनलाइन अगर हम लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑनलाइन डेटा मंगवा के हमने पायलट स्टडी करनी चाहिए। पायलट स्टडी से हमको जो भी डेटा मिलेगा उसका छोटा सा एनालिसिस भी करके देखना चाहिए कि हमको उसका एनालिसिस कौन से टेस्ट लगा के अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमने अगर पायलट स्टडी कर लिए तो उसके बाद हम हमारे हाइपोथेसिस रिफ्रेम कर सकते हैं। अगर आपके हाइपोथेसिस आज के स्टेज में आपके सिनॉप्सिस अभी एक्सेप्टेड है सभी के, तो आपके आज के स्टेज में अगर आपको पायलट स्टडी से पता चलता है कि आपका हाइपोथेसिस जो है थोड़ा सा डेटा आपको गलत मिल रहा है या डेटा नहीं मिल रहा है, तो आप आज के स्टेट में आप आपका पायलट स्टडी से हाइपोथेसिस रिफ्रेम कर सकते हैं। तो आपने जो अभी हाइपोथेसिस लिया है उससे आप पहले पायलट स्टडी कर लीजिए, फिर पायलट स्टडी को आप अपने रिसर्च थीसिस में दिखाइए कि ये पायलट स्टडी करने के बाद हमको ये पता चला है कि डेटा अच्छे से नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको इस हाइपोथेसिस को रिफ्रेम करना पड़ रहा है। तो उसको एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा कि क्यों आप अपने हाइपोथेसिस को रिफ्रेम कर रहे हैं। गॉट इट? जिनके भी ये क्वेश्चन थे कि मैडम हम लोग रिफ्रेम कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, उसके जो आपने अभी लिए हुए हैं उसका एक पायलट स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हमारा अगला वाला पार्ट है यहाँ पे
रिसर्च डिजाइन, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस फॉर्मेशन और पायलट स्टडी सबको पता चला? यस मैम। चलो, ये तीनों पार्ट होने के बाद हमको रिसर्च डिजाइनिंग के ऊपर जाना है। हमारे पास अभी रिसर्च प्रॉब्लम है, हमारे पास अभी ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे पास अभी हाइपोथेसिस है। हमने छोटा सा पायलट स्टडी भी कर दिया है। अब पायलट स्टडी करते समय हमको पता चला कि हमारा डेटा ठीक से मिल रहा है, हमको पता चला कि हमारे हाइपोथेसिस ठीक है या रिफ्रेम हमने कर लिए हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अभी ठीक हो गए हैं, और हमको अभी कौन से मेथड से काम करना है ये भी हमें पायलट स्टडी से ही पता चल गया है। तो इसलिए हमने अभी रिसर्च डिजाइन करना शुरू कर दिया है। तो रिसर्च डिजाइन करते समय क्या क्या करना जरूरी है ये बात हम यहाँ पे देखेंगे। उसका थोड़ा मीनिंग आपके एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। रिसर्च डिजाइनिंग बताया क्या अटारी सर ने? नहीं बताया है ना? नो मैम। हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा सीरियसली हम लोग 1 घंटा आगे जाके बात करेंगे, तो थोड़ा यहाँ पे आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि रिसर्च डिजाइन ये पूरा जैसे हम लोग आर्किटेक्ट अगर कोई होगा या आर्किटेक्ट से हम लोग काम करवाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने के पहले हमारी बिल्डिंग कैसे रहेगी, क्योंकि फाउंडेशन तो हमारा हो गया, टाइटल हमने बांध दिया, हमने वहां पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस करके हमने पिलर्स भी बना दिए, लेकिन अंदर का डिजाइन कैसे होगा, हमारे कमरे कैसे होंगे, हमारा किचन कैसे होगा, हमारा ड्राइंग रूम कहाँ पे होगा, हमारा भगवान का घर कहाँ पे होगा, ये सब हमको डिजाइन करना है। इसको हम लोग रिसर्च डिजाइनिंग कहते हैं। तो हम लोग पेपर पे बनाते हैं कि कमरे कहाँ कहाँ पे रहेंगे, तो उसका अरेंजमेंट्स जो है वो डेटा का अरेंजमेंट हम लोग कैसे करेंगे ये रिसर्च डिजाइन में तय होता है। तो सो रिसर्च डिजाइन इज अ कैटलॉग ऑफ द वेरियस फेजेस एंड फैक्ट्स रिलेटिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च एफर्ट्स। ये लिख लीजिए, इसलिए मैं थोड़ा टाइम पास कर रही हूँ। It is the arrangement of conditions for collection and analysis of data in a manner that aims to combine relevance to the research purpose and with economy in procedure. यहाँ पे इकोनॉमी इन प्रोसीजर में हर बार बताती हूँ सबको, कॉस्टिंग इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च, क्योंकि कोई भी रिसर्च फोकट में नहीं होता, आपको वहां पे पैसा खर्चा करना ही पड़ता है। तो आप जो रिसर्च कर रहे हो वो आपके इकोनॉमी में होना जरूरी है, आपके कॉस्ट कंट्रोल में होना जरूरी है, इसलिए रिसर्च डिजाइन करना जरूरी है। अगर आपने जैसे हम लोग घर बांधते समय हम तय करते हैं कि हमको लोन कितना मिला है, हमको कहाँ से फंडिंग होने वाली है, हम कहाँ से पैसा ला सकते हैं, और तब जाके हम हमारा इंटीरियर करते हैं, तब जाके हम लोग हमारा मटेरियल यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम लोग रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कितने पैसे हैं रिसर्च के लिए, उसका बजट क्या है वो देखना भी जरूरी है। अगर हम लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं और बाद में पता चला कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो हम लोग वो जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर रिसर्च बीच में ही रुक जाता है। बहुत सारे ऐसे मैंने रिसर्चर्स देखे हैं कि बहुत ज्यादा होशियार है, वो टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, उसके वजह से उनका काम रुक गया है। 1-2 लोग तो ऐसे मैडम मैं बताती हूँ, कभी कभी मैं हमारे लोग हैं कि मैं उनको कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट देती हूँ कि नहीं आपका काम रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए रिसर्च डिजाइन अगर आप पहले से ही कर लेते हैं और हर एक एलिमेंट के लिए अगर आप पैसे का इंतजाम कर लेते हैं तो ही आपका रिसर्च फाइनल स्टेज पे आ सकता है, नहीं तो बहुत ज्यादा खर्चा होने की संभावना होती है। तो इसलिए रिसर्च डिजाइन भी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी गरज क्यों है, नीड क्या है? तो ड्रॉइंग एक्यूरेट कंक्लूजन, हमारे कंक्लूजन एक्यूरेट आते हैं, डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से होता है, और क्रिएट इंक्वायरी टेक्निक्स, जैसे हम लोग डेटा कलेक्शन के लिए इंक्वायरी टेक्निक्स लेंगे, क्वेश्चनर करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे या फिर इंटरव्यूज लेंगे, तो इसमें हमको एक उसका टेक्निक डेवलप करने के लिए रिसर्च डिजाइन हमको फायदेमंद होता है। क्या क्या है इंपॉर्टेंट या इसेंशियल फैक्टर्स, उसमें स्कोप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिटरमिनिंग टाइम लिमिट। अभी देखिए 3 साल के बाद हम लोग रिसर्च यहाँ पे हमारा रिसर्च थीसिस सबमिट कर सकते हैं नागपुर यूनिवर्सिटी में, या ज्यादा से ज्यादा 6 साल में। तो ये जो टाइम लिमिट हमारा है, ये टाइम लिमिट हमको यहाँ पे रिसर्च डिजाइन में वहां पे देना है कि इतने टाइम में मैं इतना काम कंप्लीट करूंगा या करूंगी, तो ही जाके हमारा काम उसी टाइम लिमिट पे कंप्लीट होता है।
हमारा जो रिसर्च का ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल होता है। वहां पे रिकॉर्डिंग सोर्सेस ऑफ डेटा, बहुत बार हमको वहां पे क्या कैसे हमको रिकॉर्ड करना है, कैसे हम लोग हमारे सैम्पलिंग से जो डेटा हमको आएगा उसको हम लोग कैसे वहां पे रिकॉर्ड करके रखेंगे, उसको भी वहां पे देना जरूरी है। मैंने जब रिसर्च किया था 1996 में, मेरा रिसर्च अवार्ड हुआ था, तो 92 से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मेरा टॉपिक था कंज्यूमर मूवमेंट का, कि 1986 में कंज्यूमर मूवमेंट एक्ट आया था, तो उसका क्या परिणाम हुआ है कंज्यूमर मूवमेंट पे, ये मेरा टॉपिक था। तो सभी कोर्ट्स में जा जाके और बाकी लोगों से बातें करते करते मुझे इंफॉर्मेशन लेनी थी, क्योंकि इसका सेकेंडरी डेटा बहुत कम अवेलेबल था। 86 में एक्ट आया था और 92 में मैंने काम करना शुरू कर दिया था, तो 6 साल में डेटा ज्यादा कलेक्ट नहीं हुआ था या सेकेंडरी डेटा डेवलप नहीं हुआ था। तो मैंने कोर्ट केसेस जाके अटेंड किए और मैं टेप रिकॉर्डर साथ में लेके जाती थी, क्योंकि इतने फास्ट हम लोग वहां पे बैठ के लिख नहीं सकते। और घर आके वो रिवाइंड करके करके मैंने वो पूरे थेसिस मैंने बनाए थे। और आज भी जब भी कंज्यूमर मूवमेंट की बात होती है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से या कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से मुझे कभी भी बुलाया जाता है कि मैडम इसके ऊपर आपका ओपिनियन हमें चाहिए। तो काम करना है तो ऐसे काम करो कि आपको लाइफ टाइम उसके लिए पहचाना जाए। तो इसलिए रिकॉर्डिंग जो डेटा है आपका, वो आप रिसर्च डिजाइन में तय कर लेंगे कि आपने क्या, कौन से सोर्सेस में आपने आपका रिकॉर्ड करना है डेटा, सैंपल सिलेक्शन कौन से बेसिस पे करना है, ये भी रिसर्च डिजाइन में हमको देखना है। क्लासिफिकेशन कैसे करना है, कौन सा बेस रहेगा क्लासिफिकेशन का, आप कलर पे करेंगे या आप इनकम पे करेंगे, आप जेंडर पे करने वाले हो, कैसा क्लासिफिकेशन करेंगे, ये रिसर्च डिजाइन में ही तय होना जरूरी है। और एक्सपेंडिचर, जैसे मैं बताया कि खर्चा बहुत आता है। मेरा एरिया पूरा जो था वो विदर्भ का था, और तब विदर्भ के 9 जिले थे। 1992 की बात कर रही हूँ मैं, तब हमारे ट्रांसपोर्टेशन भी इतना अच्छा नहीं था। तो बुल्ढाना जिला में जाना है या कहीं और जाना है, मैं एक बात बताती हूँ आपको, एक बुल्ढाना जिला की बात निकली तो बुल्ढाना जिला में जब मैं गई थी कोर्ट में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वहां जाने के बाद मुझे पता चला, तभी 2 दिन पहले बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे थे, इसका मिसयूज कर रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा डायरेक्शन निकाला था कि कोई भी आउट सोर्स वाले को ये इंफॉर्मेशन नहीं देना है कोर्ट में, या कोर्ट में अलाउ नहीं करना है। और मेरा सिर्फ बुल्ढाना, क्योंकि बुल्ढाना नागपुर से दूर है, तो मेरा बुल्ढाना जिला का ही काम रह गया था, बाकी सबका हो गया था। और तब मैं अनमैरिड थी, तो घर से मुझे परमिशन नहीं थी, सुबह जाके शाम तक घर में आओ, दिन भर कुछ भी आप डेटा कलेक्शन करते फिरो, लेकिन आप रात को घर में ही आओगे, वहां पे रहोगे नहीं। ऐसे में कंडीशन से मैं काम कर रही थी। और आप लोग समझ सकते हो कि ऐसी कंडीशन अगर होगी तो काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन मैं सुबह जाके अगर 11 बजे मैं बुल्ढाना में पहुंची, सुबह निकली तो, और वहां पे जाने के बाद मुझे पता चला कि अरे ऐसे निकल गया है डायरेक्शन, मुझे कोई अलाउ नहीं कर रहा है, और मुझे अगर वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी तो मैं आज कैसे करूंगी, मेरा तो पूरा ट्रिप चला गया और पैसे भी गए, टाइम भी गया, क्या करूंगी। तो मैं जाके वहां पे कलेक्टर ऑफिस में बोले कि कलेक्टर ने अगर परमिशन देंगे तो ही आपको वहां पे डेटा मिल सकता है। तो मैं कलेक्टर ऑफिस में चली गई। वहां जाने के बाद मुझे एक आदत है कि मैं तब इंदा पवार सरनेम था मेरा, तो मैं पूरा नाम लिख के भेजती थी। मेरे पिताजी का भी नाम लिखना मुझे नहीं, मैं आज भी मैं पूरा नाम लिखती हूँ। तो मेधा दिनकर इंदा पवार करके मैंने वो मेरा नाम डाल के वो कलेक्टर को एक चिट्ठी भेजनी पड़ती है अंदर, वो भेज दी। तो 2 मिनट के बाद वो खुद कलेक्टर बाहर आ गए और वो पूछ रहे थे कि आप जो प्रोफेसर इंदा पवार थे शेगांव में, मेरे पिताजी शेगांव में लेक्चरर थे, उनकी बेटी है क्या? मैंने बोला हाँ सर, मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया अंदर, काम पूछा, और काम पूछने के बाद मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है। उन्होंने लेटर दिया, खुद मेरे साथ आए कोर्ट में। मुझे मेरा काम पूरा होने के बाद फिर से मैं उनके ऑफिस में गई, और तब मुझे उन्होंने बताया कि आपके पिताजी की वजह से मैं आज कलेक्टर बन पाया हूँ, उन्होंने जो मुझे मदद की थी, इसलिए मैं आज इस पोस्ट पे बैठा हूँ। तो देखिए, हमने जो काम किया रहता है उसका असर हमारे आगे वाली पीढ़ी को भी मिलता है। मेरे पिताजी तब जाके, यानी मेरे पिताजी 1980 में गए
यानी उसका एक्सपायर हो गए, और मुझे 1992 में उनकी मदद हुई, उनके काम की मदद हुई। तो कोई किया हुआ काम भी कभी हमारा ये नहीं होता, वैनिश नहीं होता। तो वहां पे भी मुझे इंफॉर्मेशन मिली और मैं मेरा काम कंप्लीट कर पाई। तो ये बात बताने की मैं कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे एक्सपेंडिचर ये बात जब आती है तब जाके आपको ये सारी कठिनाइयां, पीएचडी है तो कठिनाइयां आएंगी। जब तक पीएचडी और नहीं हो जाती तब तक आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स आते ही रहेंगे, और वो हर्डल्स पार करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करते रहना पड़ेगा। इसलिए रिसर्च डिजाइन में आपको ये तय करना है कि कितने टाइम लिमिट में मुझे ये काम कंप्लीट करना है और मुझे कितना खर्चा इसके ऊपर करना है। ठीक है, ये मैंने एक्सपीरियंस आपके लिए इसलिए शेयर किया क्योंकि बहुत अच्छे काम करते रहो तो आपका रिसर्च भी अच्छे होते रहेगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे। आपका कोई चार्ट नहीं आया इसके ऊपर? ठीक है, यानी सुन रहे हैं कि नहीं, कि सो गए सब लोग? 1 बज रहा है। ओके ओके, ऐकत आहे ना? हाँ, सुन रहे मैडम, सुन रहे। ओके चलो। अरे नहीं, क्या होता है जब आप कंप्यूटर के सामने बैठ के खुद ही बड़बड़ कर रहे हैं ना, सामने से कुछ रिस्पांस नहीं आता तो दो मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद देखना पड़ता है कि सुन रहे कि नहीं सुन रहे। ठीक है, ऐकत आहे मैडम आम्ही। ओके, थैंक यू। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे। अब सब लोग जो भी सो रहे हैं वो कूद जाइए, और इस फोटो में क्या है वो देखिए। इस फोटो में क्या है देखिए, चार्ट करते रहिए। बहुत भीड़ दिख रही है, बाजार दिख रहा है, और क्राउड है बहुत ज्यादा, कुछ खरीदी कर रहे हैं लोग। हाँ, ये तो बॉडी का बाजार दिख रहा है। शाबाश, बर्डी का बाजार, थैंक यू। और मार्केट इसरो ना मार्केट। हाँ, रिसर्चर की नजर से देखिए। बहुत क्राउड है। क्राउड तो सबको दिख रहा है, रिसर्चर की नजर क्या बता रही है? आपके अंदर जो रिसर्चर है उसकी नजर क्या बता रही है? मैम, कोरोना पैंडेमिक में विदाउट मास्क है सब लोग। सिंपल से पॉप्युलेशन प्रॉब्लेम मैडम। हाँ, तुम्ही ट्रॅकवर आहे, नाही, ट्रॅकवर आहे, परचेस करतात आहेत। हा ना फोटो आपला जो आहे 2014 चा फोटो है, ये 2014 का फोटो है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन इफेक्ट इन सोसायटी। ट्रॅफिक प्रॉब्लेम मॅडम, ट्रॅफिक प्रॉब्लेम। हा संडेचा आहे, हा स्वतः मी काढलेला फोटो आहे। पॉपुलेशन ग्रोथ। अरे कोणीतरी पर्चेसिंग सांगितलं, तुम्ही जवळपास आहात। पर्चेसिंग काय, कसं पर्चेसिंग? रविवारचं पर्चेसिंग आहे। रोड साइड परचेसिंग ज्यादा होती है। रोड साइड पर्चेसिंग। रोड साइड पर्चेसिंग मध्ये काय होतं? रोड साइड पर्चेसिंग कंझ्युमर बिहेवियर, राईट ट्रॅकवर आहे। मी कमी रेट मध्ये मिळतात मॅम। शाबास, त्यालाच काय म्हणतात? उसी को क्या बोलते हैं? कम रेट में जो, नहीं चीप मार्केट मध्ये शॉपिंगचा फोटो, नो, नहीं, और नहीं, बार्गेनिंग। येस, कोणी सांगितलं बार्गेनिंग? कोणी सांगितलं? शाबास, तुम्हाला चॉकलेट माझ्याकडून। ठीक है, बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहता है। बार्गेनिंग होता है, बार्गेनिंग। देखिए रिसर्चर की नजर, यहाँ पे बार्गेनिंग हो रही है। उसका टॉपिक जो था, वो टॉपिक ये ऐसा था कि ये जो मार्केट होता है, संडे मार्केट जो होता है, उसमें जो बार्गेनिंग होती है उससे प्रॉफिट पे क्या असर होता है, जो दुकानदार रहते हैं उनके प्रॉफिट पे क्या असर होता है। 2014 में मैं मलेशिया गई थी, और वो मलेशियन कंट्रीज जो है उनका टॉपिक ही यही था कि जो इंडियन मार्केट्स है उसका क्या ट्रेंड है, कंज्यूमर बिहेवियर्स का ट्रेंड क्या है। वो उनको हर एक देश का उन्होंने बताया था कि कंज्यूमर्स का ये परचेसिंग ट्रेंड आप हमको बताइए। मुझे इस पेपर के लिए बेस्ट पेपर अवार्ड मिला था। तो 2014 की बात है, और
मलेशिया जाके मैंने ये पेपर प्रेजेंटेशन किया था। खुद मैंने जाके खुद बार्गेनिंग भी की है। कई यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी ज्यादा भीड़ है और सब लोग ले कुछ नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा जोर जोर से बातें कर रहे हैं, है ना। कम परचेसिंग कम होती है और बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती है। 1000 से अगर शुरू होती है प्राइस तो 100 तक हम लोग ला सकते हैं, इतनी ज्यादा बार्गेनिंग यहाँ पे होती है। इस बार्गेनिंग का परिणाम क्या होता है, तो हमने यहाँ पे ये किया था, रिसर्च किया था, स्टडी किया था कि 25% इफेक्ट ऑन देयर प्रॉफिट, यानी जो दुकानदार रहते हैं, जो बंद दुकानें रहती है, हमको इतनी ज्यादा आदत हो जाती है ये इतवारी मार्केट में या इतवार के मार्केट में बार्गेनिंग करने की। जो हम लोग इन दुकानों में जब जाते हैं अंदर, तो हम लोग अंदर भी बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं और इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि दुकानदारों को अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कम करना पड़ता है, तो प्रॉफिट पे 25% असर होता है। तो अगर मलेशियन कंपनीज को, अगर जापानीज कंपनीज को या चाइनीज कंपनीज को अपना माल मार्केट में लाना है तो उनको कम रेट में, चीप रेट में लाना जरूरी है। ये इसका रिजल्ट यहाँ पे निकला था, यानी फॉरेनर्स को अपना माल अगर ले देना है यहाँ पे। और आप देखते हैं कि हमारे मार्केट में उस 2014 के बाद चाइनीज जो ये है प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आए थे। तो ये जो सब आप देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी कैरिड आउट ऑब्जेक्टिवली। क्या ऑब्जेक्ट था मेरा कि बार्गेनिंग का इफेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिवली टू नो और टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ इवेंट और इंसिडेंट्स। इतनी भीड़ क्यों है, फैक्ट, reality of the incidents, causes behind the incidents, effect of the incidents, and for this study which research structure is made by the researcher is called exploratory or formulative research design। ये causes ढूंढने के लिए जो हम निकालते हैं, जिसको कहते हैं, उसको एक्सप्लोरेटरी और रिसर्च फॉर्मुलेटिव रिसर्च हम लोग कह सकते हैं। बहुत बार इसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं है, बहुत बार, कभी कभी होती है लेकिन बहुत बार नहीं होती है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेके, आपने एक ऑब्जेक्टिव लिया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द बार्गेनिंग ऑन ट्रेडर्स प्रॉफिट, ये सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्टिव लेके अगर रिसर्च आप करते हो तो भी आपको, अगर आपका प्रेजेंटेशन ठीक है, अच्छा है, तो आपको बेस्ट पेपर मिल सकता है। मुझे बेस्ट पेपर अवार्ड मिला था वहां पे। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये ऐसे अगर रिसर्च आप करते हो तो यानी आप उसका उसको एक कर ले, एक्सप्लोर कर रहे हो, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इसको सिर्फ लोगों को बता रहे हो, उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। जैसे बहुत बार हमारे पेपर में जो न्यूज आती है, किसी इंसिडेंट्स की अगर न्यूज आती है तो वो एक्सप्लोरेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोरेशन होता है, इसलिए उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी हमारे जो रिपोर्टर्स है वो भी, हम आज तक की बात में ये न्यूज देख लीजिए या किसी न्यूज चैनल की न्यूज देखिए, ब्रेकिंग न्यूज करके जो न्यूज आती है उसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है, वो लोग भी रिसर्च ही करते हैं। ठीक है, हम लोग भी ऐसे रिसर्च करके हमारा एक छोटा सा रिसर्च पेपर बना सकते हैं और उसको एक अच्छे से प्रेजेंटेशन मोड पे ला सकते हैं। तो एक्सप्लोरेटिव और फॉर्मुलेशन रिसर्च डिजाइन आपको पता चला कि जब हम लोग कॉजेस बिहाइंड द इंसिडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट्स और उसके इवेंट जो नेचर है उसका, जो इवेंट का, वो अगर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च कहते हैं। पता चला यहाँ तक के पता चला सबको? इसकी कंडीशन क्या है? लिटरेचर रिव्यू फिर से, एक्सपीरियंस सर्वे होना चाहिए, हाँ, एनालिसिस ऑफ इवेंट्स गिविंग इनसाइट, आपकी खुद की इनसाइट क्या बताती है, आपका खुद का फीलिंग क्या बताता है, ये भी बहुत जरूरी है एक्सप्लोरेटरी में। तो इसलिए आपको खुद को फील्ड में जाके एक्सपीरियंस करना जरूरी है। आप घर बैठे एक्सप्लोरेटिव रिसर्च नहीं कर सकते, आपको घूमना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों से बातें करना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ हाइपोथेसिस अगर लिया है तो मेक अट्रैक्शन ऑफ रिसर्चर्स टुवर्ड इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम्स। हाँ, एक मैंने इस पे रेमेडी कुछ नहीं दी, जो भी मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया, कुछ मैंने वहां पे बताया नहीं, मैंने सिर्फ क्या किया कि बार्गेन करते समय यानी कंज्यूमर्स का बिहेवियर क्या होता है और उसका उनके प्रॉफिट पे क्या असर होता है, तो कितना असर होता है, तो सब मिलके जाके मैंने मीन वैल्यूज निकाली, तब मुझे पता चला कि 25% वहां पे ये होता है, उसका इफेक्ट होता है। बस जाके मैंने वो उसको एक प्रेजेंटेशन मोड पे वहां पे प्रेजेंट कर दिया। तो कोई भी एक ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अननोन एरिया में हम लोग
काम कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस शुरू में होता है कि शुरू में हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता रिसर्च का, बहुत ज्यादा डीपली रिसर्च नहीं कर सकते। तो जो शुरुआती दौर के रिसर्चर रहते हैं उनके लिए एक्सप्लोरेटिव रिसर्च बहुत ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए काम में आता है। और एक साइंटिफिक रिसर्च की मेथड भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जागो ग्राहक जागो। रेनबो मैम। और रेनबो है और रिसर्चर की आंखें, जो न देखे रवि तो वो देखे कवि, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो बाकी लोगों को दिखता है उससे ज्यादा हमको दिखना चाहिए। अच्छा, उसका डिस्क्रिप्शन आप कैसे करेंगे? ये रेनबो का डिस्क्रिप्शन आप कैसे करेंगे? सीन गिरीश जी, आप कैसे करेंगे इसका डिस्क्रिप्शन? सतरंग, शाबाश। और इंद्रधनुष, शाबाश। और नहीं, different colors due to water droplets. वाह, वेरी गुड। और देखिए बाकी लोगों ने एक एक वर्ड में इंद्रधनुष सीन वगैरह करके बात, मैडम ने थोड़ा एक लाइन ज्यादा की पढ़ी। और कुछ और बता सकते हैं? हाँ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पूरा मैम फ्रंट माउंटेन क्या? हाँ, देखिए इसको जैसे जैसे डिस्क्राइब करते जाएंगे तो आपको और ज्यादा वर्ड्स और ज्यादा सेंटेंस आप डेवलप करते जाओगे। जब कोई सीन को जो दिख रहा है हमको सीन, उसको हम लोग डिस्क्राइब, बोला मूविंग फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, मूविंग फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। ओके, एंड उसमें और ज्यादा है ना, जितना आप उसके डीप जाओगे, जितना आप उसको देखोगे, नेचर क्रिएटिविटी। और हाँ, देखिए हमारा एक मराठी में बहुत अच्छी कविता है, सबको अगर मराठी नहीं आती तो एक्सक्यूज, लेकिन मैं मराठी की कविता यहाँ पे बोलने वाली हूँ। बालकवीची कविता आहेत, काय? श्रावण मासी हर्षमानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात फिरुनी ऊन पडे, वरती बघता इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विणलासे, मंगल तोरण काय बांधिले नभो मंडपी कुणी भासे। इसको बोलते हैं वर्णन, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, कि जो भी सीन आपको दिख रहा है, जो भी घटना आपको दिख रही है, उसका यथोचित डिस्क्रिप्शन करना, उसका आप वहां पे वर्णन करना, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाता है। ठीक है, व्हेन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रियल डेटा हमारे सामने दिख रहा है। ठीक है, अब किसी ने साइंस के दृष्टि से देखा, किसी ने कवि के दृष्टिकोण से देखा, किसी ने वो सीन की यानी चित्रकार के दृष्टिकोण से देखा, हर एक ने अपने दृष्टिकोण से जैसा देखा उसका वैसा वर्णन कर दिया। तो रियल डेटा के बेसिस पे हमने जो इसका डिस्क्रिप्शन कर दिया इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। इतना सिंपल है। ठीक है, इन दिस डिजाइन द डेटा वॉज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक्स। यानी ऐसा नहीं है हम लोग इंटरव्यू ले रहे, क्वेश्चनर ले रहे, ऑब्जर्वेशन कर रहे, इसके बिना पर, इसके आधार पर हम लोग हमारा साइंटिफिक रिसर्च वहां पे डेवलप कर सकते हैं। अब यही फोटो का अगर हम लोग देखेंगे तो इंद्रधनुष्य क्यों निर्माण होता है, इंद्रधनुष्य का मानवी या अस्तित्व पर या मानवी भावनाओं पर क्या इफेक्ट होता है, इंद्रधनु का रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर हम लोग वर्णन कर सकते हैं, उसका साइंटिफिक रिसर्च भी कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल बोलते हैं कि इंद्रधनुष्य को देख के हमारी जो भावना है बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, ऐसे भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत रेयरली हमको देखने को मिलता है। तो ये इसका वर्णन जब हम लोग करते हैं तब हम उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन कहते हैं। तो जो भी घटना हमारे सामने है उसको हम लोग जब डिस्क्राइब करेंगे हमारी नजरिए से, हम लोग नहीं बोल रहे कि बाकी दूसरे का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन मेरी नजर से क्या दिख रहा है, ये हम लोग अगर उसका डिस्क्रिप्शन हमारी प्रॉब्लम का करेंगे
तो ही हम उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एनालिसिस या करेंगे। उसकी कंडीशन क्या है, एक रिसर्च सब्जेक्ट सभी को लेना है, एक टेक्निक वहां पे लेनी है, ऑब्जेक्टिविटी वहां पे होनी चाहिए, बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे इकोनॉमी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमको विस्तार जिसका बोलते हैं ना डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा होने की जो संभावना है, इसलिए उसको इकोनॉमी मोड पे लाना जरूरी है। उसकी स्टेजेस है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सैंपल सिलेक्शन, एक सैंपल हमको लेना पड़ेगा, वेरिफिकेशन ऑफ डेटा करना पड़ेगा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, साइंटिफिक मैनर में स्टडी होना जरूरी है, सोशल प्रॉब्लम्स हम ले सकते हैं, नॉलेज गेनिंग कर सकते हैं, नॉलेज द प्री स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम भी वहां पे हो सकती है, नॉट गिविंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए एक्सप्लोरेटिव में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी कहीं पे भी हमने वहां पे सॉल्यूशन नहीं दिया है। हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन की, लोगों को बता रहे कि ऐसा ऐसा है। अब आप उसके सामने आप देखो क्या करना है, किसी के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को लेके हम लोग हमारा साइंटिफिक रिसर्च बना सकते हैं, किसी के एक्सप्लोरेटिव रिसर्च को लेके हम लोग हमारा साइंटिफिक रिसर्च बना सकते हैं। तो दूसरों के रिसर्च के आधार पर भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ये फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च में बताया होगा आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिखा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, टारगेट। टारगेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्पेसिफिक टारगेट, अजून कोणी, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, रिसर्चर क्या देख रहा है, उसने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, उसका सॉल्यूशन भी देख लिया, तो उसको डायग्नोस्टिक नहीं, उसने प्रॉब्लम टारगेट कर लिया और सॉल्यूशन भी देख लिया, इसलिए उसको डायग्नोस्टिक रिसर्च, वो परफेक्ट वहां पे टारगेट कर रहा है। टारगेट ये शब्द बहुत एप्रोप्रिएट बोला था, किसने बोला था आपको, चॉकलेट, ठीक है। तो टारगेट को हम लोग एक वहां पे देख रहे हैं, उसको देख लिया हमने, कॉजेस उसके क्या है देख लिए, और फिर उसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया। इसके लिए हम लोग उसका डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन ऐसे कहते हैं, साइंसेस में होता है और आजकल कॉमर्स और मैनेजमेंट में भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारे स्टाफ रहते हैं या जिसको हम लोग बोलेंगे कि बिहेवियरल जो एक साइंस है लोगों का, उसके ऊपर भी हम लोग एक डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन सबको पता हो गया, ये लिखना जरूरी है, इसमें आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स है स्टडी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड फाइंडिंग ऑफ द रेमेडी। हाँ, यहाँ पे हमने रेमेडी देना जरूरी है, सॉल्यूशन देना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्या हो रहा है, एक आदमी बैठा है, सॉल्यूशन हो रहा है, यस, एक आदमी बैठा है और बाकी सब लोग नॉइस कर रहे हैं और उसके ऊपर देख रहे हैं कि क्या असर हो रहा है। तो इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन उसको हिल नहीं सकता, वो एक जगह पे बैठा है और इजराइल का वहां पे दिया हुआ है, इजराइल बैशिंग। सो इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड सुपरविजन, systematic and organized study of social incidents is called experimental research design। ये लेबोरेटरी मेथड होती है, लेकिन अब आजकल कॉमर्स में भी होती है। जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कि योगा का असर क्या होता है हेल्थ पे, योगा का असर क्या होता है मेंटल हेल्थ पे। ऐसे अगर हमारी रिसर्च है या बिहेवियर में या वर्क एफिशिएंसी पे, ऐसे वाले जो है वो हमारे कंट्रोल्ड सिचुएशन में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं आजकल, उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहते हैं। उसके लिए एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए, वेरिएबल्स होनी चाहिए मेजरेबल, एक डिफाइंड पीरियड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि होता ही रहता है 5 साल काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, उस पर एक पीरियड टाइम पीरियड हमको डिफाइन करना पड़ता है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को एक डिफिनेशन देनी पड़ती है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड वेरिएबल्स को भी हमको एक ध्यान में रखना पड़ता है। इसके टाइप से पोस्ट एक्सपेरिमेंटल, आफ्टर एंड बिफोर एंड देन एक्सपेक्टो मेथड।
ये 3 मेथड ये रिसर्च डिजाइनिंग के है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। ठीक है, अब इसमें बताइए क्या है। एक सरदार है, दूसरे सरदार से, पहले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक सरदार दूसरे सरदार से पूछ रहा है कि व्हाई आर यू बरिंग योर ड्राइविंग लाइसेंस। ये उसको जवाब दे रहा है इट इज एक्सपायर्ड। एक फनी वैसा वो जवाब दे रहा है और दूसरा भी सुन रहा है। दूसरे इसमें वहां पे देख रहा है कि एक कस्टमर आया हुआ है और ये मालिक है होटल का। वो कस्टमर पूछ रहा है उसको कि व्हाट इज दिस, तो वो उसको बोल रहा है मिल्क स्लीपिंग इन द नाइट मॉर्निंग बिकम्स टाइट। वो भी यहाँ पे भी उसको फनी आंसर दे रहा है। तीसरे इसमें आपको दिख रहा है कि एक कर्टन शॉप में गया है, वो खुद कंज्यूमर है और वो कर्टन शॉप वाले को पूछ रहा है कि कैन आई हैव कर्टन फॉर माय कंप्यूटर, आई बॉट विंडो फॉर माय कंप्यूटर। यहाँ पे भी वो फनी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तीनों इसमें अगर हम लोग इसका पैटर्न देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कोई एक जो सरदार है या सॉरी बाकी कोई सरदार यहाँ पे होगा तो अपने ग्रुप में, ये मैं एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बता रही हूँ कि ये जो सरदार है वो हमेशा फनी आंसर्स देते हैं, उटपटांग जवाब देते हैं। ऐसा हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इंसिडेंट्स को बार बार वहां पे जज करने के बाद हम लोग जो कंक्लूजन वहां पे निकालते हैं उसको पैनल स्टडी कहते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ टू इंसिडेंट्स एंड रिलेशन बिटवीन देम, अ स्टडी इज मेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड पैनल स्टडी। ठीक है, इन दिस मेथड स्टडी वाज ऑन मेड द सेम ग्रुप और सैंपल्स इनफ्रीक्वेंटली एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं कि एक बार जाके वो देख लिया और अपना वहां पे जजमेंट दे दिया, नहीं, हमको बार बार वही ग्रुप पे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा टाइम के लिए करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उनका क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ का यूज कहाँ पे होता है पैनल स्टडी का? मिलिट्री में होता है, फैक्ट्रीज में वेजेस एंड इंक्रीमेंट्स देने के लिए होता है, क्योंकि साल भर उसका एक हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई भी हमारा लेबर है या कोई वर्कर है, और फिर उसको हम लोग इंक्रीमेंट देना है कि नहीं देना है वो वहां पे डिसाइड करते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में हम लोग सभी करते हैं इंटरनल असेसमेंट देने के लिए कि बच्चा साल भर आया कि नहीं आया। अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हमारे यहाँ की फाइनल असाइनमेंट देते समय उसकी तबीयत खराब हो गई या कुछ इसके घर में इंसिडेंस हो गया कि वो आ ही नहीं पा रहा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ साल भर में वो रेगुलर था तो दे दो उसको मार्क्स। तो इंटरनल असेसमेंट के लिए भी हम लोग पैनल स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांसफर एंड प्रमोशन के लिए ये होता है। सर्विस सेक्टर में सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए वहां पे होता है। देखिए हम लोग कभी कभी होटल में जाते हैं तो हमको एक वहां पे पर्ची दिए जाती है क्वेश्चनर्स की, या आपने कभी प्लेन से अगर ट्रेवल किया है, इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, तो आते समय आपको एक क्वेश्चनर दिए जाते हैं कि आप उनकी सर्विसेज कैसी रही, अगर सजेशंस आपको देने हैं तो वो मांगते हैं वहां पे। तो इंप्रूवमेंट ऑफ द सर्विस के लिए भी पैनल स्टडी किया जाता है। और डिमांड इलास्टिसिटी जो मार्केट में है, कम हो रही ज्यादा हो रही है, प्राइस का डिमांड पे क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए भी पैनल स्टडी की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कलेक्शन, रिलायबिलिटी, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, एसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए पैनल स्टडी किया जाता है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन है कि टॉपिक ऑफ रिसर्च होना जरूरी है, नेचर ऑफ द स्टडी, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल कंटेंट्स ऑफ द स्टडी, contents and hypothesis, concepts and hypothesis, selection of samples, methods of data collection, analysis of data, सर्वे पीरियड कितने टाइम का, और आपका लिमिटेशंस क्या है आपके रिसर्च के, ये बताना जरूरी है। तो अभी तक जो मैंने सभी बताया ये सब बातें आपके रिसर्च प्रेजेंटेशन में होना जरूरी है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब छोटा सा सैंपल के ऊपर थोड़ा आगे जाएंगे क्योंकि ये सब बातें अपने जो बोलेंगे सर है वो बताने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सैंपल सिर्फ बता देती हूँ मैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। रैंडम सैम्पलिंग में सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल, स्ट्रेटिफाइड, मल्टी स्टेज, मल्टीफेज, क्लस्टर, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में या रैंडम सैम्पलिंग में है। नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस, पर्पसिव एंड कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, ये कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं क्योंकि सर ने बता दिया, सर बता देंगे। ये सिर्फ मैं बताऊंगी कि क्या स्ट्रेस फ्री वे है सैंपल डिटर्मिनेशन का। सैंपल साइज जब डिटर्मिनेशन करते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं।
साइंटिफिक जो हमारा ये है सैम्पलिंग है वो करने के लिए बहुत बार हमको सैम्पलिंग को बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना जरूरी है। जो हमारे लिंगे सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, इसलिए मैं उसको हाथ नहीं लगा रही हूँ। लेकिन जो भी हम जिस टेक्निक से ले रहे हैं, तो सैंपल फ्रेम हमारी क्या है, हमारा सैंपल पॉपुलेशन क्या है, हमारा यूनिवर्स क्या है, हमने कितना सैंपल साइज लेना चाहिए, कितना अपना एडिक्वेट सैंपलिंग होना चाहिए, ये सब बातें ध्यान में रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर सैंपलिंग आपका गलत हो गया तो आपके सारे रिजल्ट्स भी बहुत गलत आते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि आप एक काम करने के लिए सैंपल लेते हो और दूसरे ही काम के लिए आपके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी कि एक बिग बाजार जब नया नागपुर में आया था, मैंने बहुत ज्यादा कंसल्टेंसी के भी काम किए। जो अभी तक मैंने 18 कंसल्टेंसीज किए हैं, ये सब कॉमर्स के रिलेटेड है और एक कंसल्टेंसी के मैं 1 लाख रुपए लेती हूँ। तो सब अब तक मैंने कितने, और सब कॉलेज के देती हूँ, मैंने खुद ने नहीं कमाए। तो ये कंसल्टेंसी करते समय हमको बिग बाजार जब नया आया था, तो उनको जब ये बुधवार और शुक्रवार का उनको कंसेप्ट लेना था, तो उन्होंने हमको एक दिया था कि कौन से डेट में लेडीज ज्यादा आती है और कौन से डेट में या कौन से डे में, कौन से दिन में जेंट्स ज्यादा आते हैं, ये हमको बताना है। तो हमने सोमवार से लेके शनिवार तक, इतवार तक रोज वहां सामने जो बिग बाजार के सामने फ्लाईओवर है, तो उसके नीचे जाके बैठ गए हम लोग और हमने देख रहे थे कि कौन से दिन में आ रहे। अगर लेडीज आ गई तो लेडीज के लिए पिंक कलर का बनाया था 1 2 3 से टिक मार्क करते थे, और अगर जेंट्स आए तो ग्रीन कलर का किया था, उसको 1 2 3 करते थे। बच्चों को बिठा दिया था मैं खुद भी थी उनके साथ में। तो हम लोग जब देख रहे थे तो पता चला डेटा कलेक्शन यानी सैंपल हम लोग ले रहे थे सबके, पूरा सेंसस जितने भी आ रहे उतना हमारा सैंपल था। लेकिन मेरी एक समझ में आ गया दिन भर वहां बैठने के बाद कि जिस रास्ते से वहां पे देखिए, अब बिग बाजार जो बर्डी का है वहां पे 2 दरवाजे, 1 और 2, तो एक दरवाजे से जा रहे हैं, दूसरे दरवाजे से आ रहे हैं, ऐसे बहुत कम लोग कर रहे थे। जिस दरवाजे से अंदर जाते थे उसी दरवाजे से लोग बाहर आ रहे थे। तो मैंने उनको ये बात बताई कि आपने इतनी बड़ी स्टेयर्स बना ली है, तो एक साइड में अगर आप एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं या एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो आपको उसका फायदा होगा। तो देखिए उसका असर ऐसा हुआ कि आप अभी देखेंगे कि बर्डी के वो बिग बाजार में आपके एक साइड में पूरा वहां पे एडवर्टाइजिंग के लिए बना दिया है। तो ये बात होती है कि आप अगर सैंपल साइज लेते हो तो जिस काम के लिए आपने डेटा कलेक्शन के लिए शुरुआत की है, तो कभी कभी वो सैंपल से आपको कुछ अलग बातें भी मिलती है। तो सैंपल साइज डिटर्मिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी आपको आपके लिंगे सर बताएंगे। लिंगे सर ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ है और हमने बहुत ज्यादा कंसल्टेंसीज वहां पे कॉलेज की जरिए किए हुए हैं। तो ये सब बातें सैम्पलिंग का जो पार्ट है उसमें वो सर एक्सपर्ट है, उनको सैंपलिंगे हम लोग कहते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। लेकिन एक प्रैक्टिकल पार्ट में वहां पे बताने वाली हूँ आपको कि जो भी अगर आपने लिया है, नहीं लिया है, आपने जो भी अभी लिया है, तो आप सैंपल नहीं बदल सकते हो। जैसे मैंने बोला कि टाइटल छोड़ के आप सब कुछ बातें बदल सकते हो। तो पहले तो गूगल बाबा के पास जाइए अपने और वहां पे सैंपल साइज टेबल करके टाइप करिए, फिर आपको एक टेबल मिलेगा। उस टेबल से आपका एक जो एप्रोप्रिएट आपका पॉपुलेशन, क्योंकि आपको पॉपुलेशन मालूम होना जरूरी है। पॉपुलेशन कहाँ से मिलेगा आपको, तो आपके एरिया जो है, रिसर्च का एरिया जो है, उसमें से आपको आपका पॉपुलेशन मिलेगा। तो आपको पॉपुलेशन के हिसाब से आपको सैंपल साइज डिटर्मिनेशन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल वहां से कॉपी करके डाला है। मैंने एक 5000 सैंपल के पॉपुलेशन साइज पे काम किया था, तो 1176 मेरे को वहां पे सैंपल साइज 2.5% एरर पे मिल गया। 5% पे अगर मैं लेती तो 357 होता, 3.5 पे लेती तो 678 होता। 2.5 पे लिया है इसलिए 11 से 76 है, और अगर 1 पॉइंट पे लेती हूँ तो 3288 वहां पे होता। तो 99% कॉन्फिडेंस में काम करना है या 95% कॉन्फिडेंस में काम करना है, ये आपने यहाँ पे तय करना है। और उसके आपके पॉपुलेशन साइज एक साइड पे दिया हुआ रहता है, तो उसके हिसाब से आप पूरा अपना सैंपल साइज ले सकते हो। इट इज अ वेरी यूजफुल मेथड ऑफ सैम्पलिंग।
क्योंकि फिर सिर्फ आपको पॉपुलेशन साइज ही डिटर्मिनेशन करना है, और वो कहाँ से मिलेगा? जैसे आपका अगर पॉपुलेशन, नागपुर का पॉपुलेशन आपको लेना है तो आपको मिलेगा आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, मैंने डिस्ट्रिक्ट के जो ये वेबसाइट पे आंकड़े रहते हैं उसके ऊपर आपको मिलेगा। अगर आप कोरोना के पेशेंट के ऊपर काम करना चाहोगे तो आजकल तो बहुत रोज ही आपको वेबसाइट पे उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन से एरिया में कितने पेशेंट्स है। तो ये सब आपको पॉपुलेशन वहां पे मिल जाएगा, पेशेंट्स आपके पॉपुलेशन साइज हो गए, और वो पॉपुलेशन साइज से आपको कौन से मार्जिन ऑफ एरर पे काम करना है वो तय करके आप आपका सैंपल साइज यहाँ पे इजीली ले सकते हो। तो ये हो गया अपना सैम्पलिंग भी। सैम्पलिंग मेथड भी मैंने थोड़ी छोटी एक कम इसमें बता दी है, क्योंकि बाकी का सब जो पार्ट है वो सर बताएंगे और रिपीटेशन हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कुछ पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हो, या फिर मेरे पार्ट से, मेरी तरफ से खत्म हो गया है। नमस्कार मॅडम. हाँ बोला. हा, मी अलका पटेल बोलते मॅडम. हाँ बोला. माझं एक रॅन्डम सॅम्पलिंग घेतलंय मी आदिवासी विकास महिलांसाठी मी जे काम करते, तर त्याचं 500 घेतलंय मी. पण मला कोणत्या बेसिसवर घेतलं? हा, त्याची रॅन्डम सॅम्पलिंग घेतली. ऍक्च्युली मला ते बदलावं लागेल आता. असं वाटतं सायंटिफिकली आपण ते काढलेलं बरं राहील. तर मिनिमम किती पर्सेंट तुम्हाला एक असा पर्सेंटेज वगैरे नसतं त्याचा एक फॉर्म्युला येतो. सॅम्पल साईजचा पण फॉर्म्युला येतो. त्या फॉर्म्युल्याने पण तुम्ही काढाल तरी पण, आणि या टेबलनी तुम्ही घ्याल तरी पण सेमच येतं. तुमचं पॉप्युलेशन किती आहे? पॉप्युलेशन मॅडम ते पॉप्युलेशनच्या याचे, एक मिनिट एक्झॅक्टली सांगते आता. आदिवासी ज्या महिला आहेत त्यांचं पॉप्युलेशन टोटल, एक मिनिट मॅडम एक्झॅक्ट विसरते सांगते. मी आताच बनवलाय. आता पॉप्युलेशन किती आहे मॅडम? एक मिनिट सांगते एक्झॅक्टली सांगते. हो. हे पाठ पाहिजे, हे आकडे आपल्याला पाठ पाहिजे जेव्हा आपण प्रेझेंटेशन करतो तेव्हा. हो, उद्याला माझा आहे मॅडम 25 ला प्रेझेंटेशन आहे. हा, एक मिनिट, एक सेकंड. सगळ्यांनी लक्षात घ्या, सबने ध्यान दीजिए. अगर आपका पॉपुलेशन, आप अगर सोशल साइंसेस में रिसर्च कर रहे हो तो आपका पॉपुलेशन साइज आपको मालूम होना जरूरी है, और कभी भी अगर आपको पूछा तो आपको बताना जरूरी है कि आपका पॉपुलेशन इतना था और आपका सैंपल साइज इतना है. हाँ बोलिए म्हणा, किती तुमचं सॅम्पल, आपलं पॉप्युलेशन? 9 लाखाचं आहे मॅडम. 9 लाख. आता इथे 95% अगर आता आपल्या सगळ्या याच्यामध्ये आपण 95% कॉन्फिडन्स आणि मार्जिन ऑफ एरर 5% असंच घेतो सोशल सायन्सेस मध्ये. इथे 1 लाखाच्या वरती सगळीकडे 384 असं त्या ठिकाणी सॅम्पल साईज आहे. जर तुम्ही 3.5% वरती गेलात तर तुम्हाला 784 असं घ्यावं लागेल. सायंटिफिकली घेतलेलं बरं राहील. हा, तुम्ही सायंटिफिक आणि याच्यावर घ्या की ऍज पर द दिस इज हे स्टेप कॉन्फिडन्स लेवल 95% सॅम्पल साइज इज एंड ऍज 384 तुम्ही तो घ्या. ठीक आहे. हो, थँक्यू मॅडम. 500 घेतलं ऍक्च्युली, पण मी सायंटिफिकली 500 घेतलंय मॅडम मी. 500 घेतलेलं आहे, पण त्याला मी सायंटिफिकली कन्वर्ट करते. 384 थोडंसं जास्त घेतलं बा, 400 घेतलं तरी चालेल, पण 500 म्हणजे जरा जास्त होऊन जाईल. काही गरज नाहीये, आणि उगीच अननेसेसरी तुमचा वेळ जाईल आणि पैसा जाईल. हो बरोबर आहे. थँक्यू सो मच. अजून कोणी? याचा फोटो काढून घ्या, या सॅम्पल साईजचा फोटो काढा, किंवा तुम्हाला गुगलवर मिळून जाईल. तुम्हाला गुगलवर इक्वेशन पण मिळेल. तुम्हाला पॉप्युलेशन टाकलं की ताबडतोब सॅम्पल साईज तिथे कॅल्क्युलेट होऊनच मिळतो. तर सॅम्पल इक्वेशन कॅल्क्युलेटर पण आहे, सैंपल कैलकुलेटर पण आहे त्याच्यावरती गूगलवर, उसमें भी जाके आप कर सकते हो. Anybody want to ask any question? Ma'am? Yes. Ma'am, just a general question. Actually, I wanted to know population मतलब कहाँ से मिलता है? क्या? पॉपुलेशन जो हम बोलते हैं हमारा पॉपुलेशन है, तो वो फिगर्स हमको अप्रोक्सीमेट करना है या पॉपुलेशन? हाँ, पॉपुलेशन ना. हे बघा, आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला आणखीन एक सांगते. हाँ.
हाँ, आपका जो एरिया है वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। जैसे अगर आप फैक्ट्री का कर रहे हैं तो फैक्ट्री का रजिस्टर्ड ऑफिस है, फैक्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप कोई सोसाइटी पे कर रहे हैं तो उसका रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स का कर रहे हैं तो क्लास का रोस्टर्स होता है, या फिर आपका जेंडर पे कर रहे हैं आप तो डिस्ट्रिक्ट का जेंडर रोस्टर होता है। जो सैम्पलिंग फ्रेम का जो है उसका आपको एक जनरल जो डेटा है वो वहाँ के जो यानी आपका कौन सा रिसर्च एरिया उसके ऊपर अवेलेबल डिपेंडेंट है कि कहाँ से आपको आपका पॉपुलेशन साइज मिलेगा, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। और पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे मिलेंगी, ये आपका प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? Ma'am, actually, it's not my topic actually, but someone asked me. My sister was from sociology, and he was collecting the data on class. The business है hotel का। हाँ, तो उनको कहाँ पे क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है? So उनका actually, population size, she wanted to calculate the sample size. She wanted to know that how what sample she collect. And in हाँ, तो होटल्स पे कर रही है ना, तो होटल्स को जो रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, होटल्स वहां जहाँ पे रजिस्टर करते हैं वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितने होटल्स कौन से एरिया का कर रही है उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि पूरे इंडिया में कितने होटल्स है, महाराष्ट्र में कितने हैं, नागपुर में कितने हैं, विदर्भ में कितने हैं, सब मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन वहां पे। doing the research in and 5 areas were of interest in first week. Pardon, your voice is breaking, so I am not collecting your information. उसने पुणे का डेटा लिया था, पुणे के उसने कंसीडर। हाँ, तो पुणे के होटल्स वहां पे आपको लेने पड़ेंगे। पुणे के रजिस्टर ऑफिस में जाके होटल्स का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका डेटा वहां पे मिल जाएगा। ओके ओके। आजकल तो वेबसाइट पे भी डालते हैं। नहीं तो सैंपल करना था। हाँ, तो पॉपुलेशन अगर मालूम हो गया तो ये टेबल ले लेना। पॉपुलेशन अगर मालूम हो गया तो ये टेबल ले लेना, और आपका कितना % मार्जिन ऑफ एरर लेना है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि 1 लाख आपके पॉपुलेशन है, पूना में 1 लाख होटल्स रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में 5% एरर से 383 ये उसका सैंपल साइज हो गया। ठीक है, हेलो। यस थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैडम। हाँ Madam, my topic is related to the comparative study of diabetic and non-diabetic people. So what should be the sample size, madam? हाँ, अब ये थोड़ा सा आपका जो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना, तो आपको एक जो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक ये दोनों ले रहे हैं आप, तो आप कौन से एरिया से काम कर रहे हैं मैडम? मैं वर्धा से हूँ और मैंने वर्धा दोनों लिए हैं आपने? 2 सिटीज लिए हैं, नागपुर और वर्धा दोनों सिटीज लिए हैं, तो दोनों का फुल पॉपुलेशन लेना पड़ेगा मैडम, पूरा आपको नागपुर का पॉपुलेशन और वर्धा का पॉपुलेशन। ठीक है, फिर नागपुर के पॉपुलेशन के हिसाब से इस टेबल से आप 5% एरर से सैंपल साइज नागपुर के लिए डिटर्मिनेशन कर लीजिए, और वर्धा के पॉपुलेशन से वर्धा का कर लीजिए। और मेरे ख्याल से 10 लाख के ऊपर ही हुए दोनों में, तो दोनों के लिए 384 ये सैंपल साइज एकदम वहां पे परफेक्ट है। मतलब डायबिटिक ग्रुप के 384 एंड इसके 384 ऐसे? हाँ हाँ, मैंने अप्रोक्सीमेटली 300 सोचा था, तो मुझे उसमें और ऐड करना पड़ेगा। हाँ, 84 ज्यादा और मिल जाएंगे, क्योंकि नॉन डायबिटिक और डायबिटिक में मिलने के लिए आप मुझसे भी डेटा कलेक्शन कर सकते हो, क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। ओके मैम, चलो
मैम पूछिए क्वेश्चन पूछने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी बार पूछिए। I wanted to ask, ये जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो होता है, हेलो एम आई ऑडिबल? हाँ बोलिए। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो होता है उसमें स्ट्रैटास है, तो ये जो सैंपल साइज है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का, अगर ये चार्ट यूज करना है तो हर एक स्ट्रैटा का साइज यूज करना है या इससे टोटल आपका ना ब्रेक आवाज ब्रेक हो रहा है, मुझे अच्छे से नहीं पता है, सुनने में नहीं आ रहा। उमा मॅडम तुमचा आवाज नाही येत आहे, आवाज कटतोय। हेलो एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ यस, हाँ बोला। मैम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो होता है उसमें सैंपल साइज अगर निकालना है तो इस टेबल का अगर यूज किया तो हर एक स्ट्रैटा का साइज मिलेगा या टोटल साइज मिलेगा हमको? नहीं, आपको हर एक स्ट्रैटा का लेके फिर टोटल करना पड़ेगा। जैसे आपने स्ट्रैटा कौन से कैटेगरी में बनाया है, कि स्ट्रैटा किसका बनाया है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग में फर्क है। स्ट्रैटा कौन से बनाया आपने? जैसे डिफरेंट एरियाज लिए हैं, अगर एरिया ले लिए तो क्लस्टर हो गया, एरिया ले लिया तो क्लस्टर हो गया। और स्ट्रैटा में आपको जैसे मेल फीमेल हो गए, बॉयज गर्ल्स हो गए, स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट बॉय स्टूडेंट ऐसे हो गए, वो स्ट्रैटा हो गए। ओके, तो कोई कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए आप। हाँ ओके ओके ओके। हाँ, तो उसकी अलग अलग पॉपुलेशन रहेगी, जैसे मेल की अलग रहेंगी, फीमेल की अलग रहेंगी पॉपुलेशन। तो उसमें से आपने कितने टोटल आपको मिले हैं 384, अगर है ना, मान लेते हैं कि 384 आपका सैंपल साइज है टोटल, तो फिर उसको आपको रेशो एनालिसिस करना पड़ेगा कि 384 सैंपल को अगर 10,000 महिलाएं हैं तो कितना सैंपल लेना है, अगर 25,000 पुरुष है तो कितना सैंपल लेना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि जितने भी आपका पॉपुलेशन होगा उसको आपको रेशो एनालिसिस करना पड़ेगा टोटल से। पहले टोटल ले लेना, टोटल पॉपुलेशन कितनी है मेल फीमेल मिलके, फिर उसका स्ट्रेटा आपने कर दिया अलग अलग मेल एंड फीमेल, फिर उसकी पॉपुलेशन कितनी है। जैसे बहुत बार लोग क्या करते हैं कि एरिया वाइज करते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं। तो एरिया वाइज जो करते हैं उसमें भी बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे पूरा जिला ले लिया है, नागपुर का अगर हम लोग बोलेंगे तो 13 जिले हैं, तो 13 जिलों का अगर हमने कर लिया, वहां पे 13 तालुके 13 या 16 है कुछ अभी, तो 13 का अगर करना है तो हर एक जिले का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पॉपुलेशन है। तो अगर हमारा टोटल सैंपल साइज 384 आया है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का हमको अलग अलग सैंपल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको मैंने 10% सबको डाल दिया या सबको एक समान डाल दिया। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि 13 है क्या सबको 50-50 या 10-10 डाल दो, सबसे 10-10 सैंपल ले लो। तो ऐसे नहीं करना है हमको, उसको पॉपुलेशन से हिसाब से हमको रेशो निकालना है और उसको रेशो के हिसाब से ही उसको डिवाइड करना है। फिर 384 को हमको डिवाइड करना है एज पर द पॉपुलेशन साइज। यस यस, ओके ओके। और एक बार मुझे यहाँ पे बतानी है कि हम जैसे मैडम ने बताया कि मैं एडिटर हूँ संशोधन करके जर्नल के, तो आप सबको 2 रिसर्च पेपर वहाँ पे पब्लिश करना जरूरी है। जब आपका टाइम पीरियड है पूरा रिसर्च का, जो 3 साल या 6 साल में आप पूरा करेंगे, जितने भी टाइम में आप पूरा करेंगे, तो अलॉन्ग विथ योर गाइड यू हैव टू पब्लिश वन रिसर्च पेपर विथ योर गाइड इन UGC केयर लिस्टेड एंड 1 पेपर इन पीयर रिव्यू जर्नल। तो 2 पेपर आपको करने हैं। एक तो UGC केयर में करना कंपल्सरी कर दिया है अभी, लेकिन हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी में अभी तक हमने 2 पेपर पूरे पीयर रिव्यूड जर्नल में ही दिए हैं। तो आपके जो अभी तक रिसर्च हुआ है उसका एक रिसर्च पेपर बना के गाइड को दिखा के, अभी मैंने जो पूरे पॉइंट्स बताए उसमें सभी पॉइंट्स आना जरूरी है, वो सब लिख के आप एक पीयर रिव्यूड कौन से भी जर्नल में डाल सकते हैं। हमारे रिसर्च जर्नल में आप डाल सकते हो, लेकिन हमारा रिसर्च जर्नल इस साल का पब्लिश हो चुका है। अब अगले साल के लिए डालेंगे क्योंकि हमारा एनुअल रिसर्च जर्नल है और वो मैं अक्टूबर से रिसर्च पेपर लेना शुरू कर देती हूँ। तो अगर आपका रेडी नहीं है तो आप रेडी करके अक्टूबर तक
काम कर सकते हैं उसके ऊपर और मुझे दे सकते हो। हम लोग उसका पीयर रिव्यू करते हैं। पीयर कमेटी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ कमियां हैं तो आपको सजेशंस देती है कि उसमें ये डालो। तो अगर आप रिसर्च पेपर पे भी काम करते हो तो भी आपका आधा से ज्यादा रिसर्च कंप्लीट हो जाता है। 1 या 2 हाइपोथेसिस लेके आप अपना काम कर सकते हो तो उतना उतना काम आपका होते जाता है आगे आगे। और आपके रिसर्च गाइड के साथ अगर रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो आगे जाके आप अगर इसी प्रोफेशन में यानी लेक्चररशिप के प्रोफेशन में आना चाहते हो तो उसका फायदा भी आपको इंटरव्यू के टाइम में होता है। तो ये सब फायदे हैं इसके, इसलिए थोड़ा रिसर्च के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी मैं शेयर करना मुझे मुनासिब समझा और अच्छा लगा आपसे शेयर करके, वो मैंने किया है। मुझे आपसे बात करने की संधि यहाँ पे प्रीति मैडम ने यहाँ पे दी, इसलिए मैं उनसे बहुत ज्यादा उनकी आभारी हूँ। HRDC सेंटर जो हमारा नागपुर का है वो मुझे बुलाते हैं, मुझ पे विश्वास रखते हैं कि मैडम अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से बताएंगे और इन्फॉर्मेशन बच्चों को देंगे। ये जो इनका ट्रस्ट है मेरे ऊपर वो कायम रहे और मैं उनकी सेवा में हाजिर होती रहूंगी। मुझे ये जो आपने चांस दिया उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा उनकी आभारी हूँ। आप सभी को धन्यवाद देते हुए बहुत ज्यादा आप अच्छे से आपने सबने यहाँ पे रिएक्शंस दिए हैं और सभी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ और आपके रिसर्च प्रोग्रेस के लिए आपको आगे बेस्ट लग देती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। पेपर मैडम थँक यू मॅम. हॅलो, हाँ बोला। जे 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करायचे आहेत ते दोन्ही पेपर गाईड सोबत असणं गरजेचं आहे का? की हो 2 पेपर गाईड बरोबर, 2 पेपर ओके. गाईड बरोबर. थँक्यू मॅम. 2 कंपल्सरी आहे की एक म्हणजे त्याच्यामध्ये पेपर प्रेझेंटेशन लिहिलं होतं कॉन्फरन्सेस किंवा सेमिनार मध्ये, तर ते 2 हो होते पण आणि पेपर प्रेझेंटेशन तुम्ही कराल, 1 मिनिट, पेपर प्रेझेंटेशन कराल तरी तुम्ही ब्लॅक अँड व्हाईट लिहालच ना काही ना काही. म्हणजे ऍक्च्युली पब्लिश करायचं त्यांनी एक म्हटलेलं होतं आणि कॉन्फरन्सेस मध्ये जर प्रेझेंट करता आहे कोणत्या तर ते 2 प्रेझेंटेशन कंपल्सरी आहे आणि एक पब्लिश करणं जरुरी आहे. 2 रिसर्च पेपर पब्लिश जर केले तर प्रेझेंटेशनची गरज नाही. ओके ओके. म्हणून ते पब्लिश करणं जास्त, कारण ते तुमच्या रिसर्च मध्ये तुम्हाला समोर फायद्यात पडतं, कारण तुमचाच रिसर्च टॉपिक घेऊन तुम्ही ते पब्लिश केलेलं असतं. बरोबर आहे. आणि जर का एक पेपर पब्लिश केला आणि 2 वेगळे अजून कॉन्फरन्सेस मध्ये जे प्रेझेंट केले असतील तर मग तेही चालतं, पण आजकाल आता या कोरोनामध्ये कॉन्फरन्सेस होत नाही, होतात ते ऑनलाईन होतात, तिथे पेपर प्रेझेंटेशन होत नाही आणि कॉन्फरन्सेसचे सगळे पेपर प्रेझेंटेशनचे सर्टिफिकेट हे खोटे असतात. ऍक्च्युअली तुम्ही प्रेझेंट केलेलाच नसतो तिथे पेपर आणि त्याच्यात आपल्याला रिसर्च गेन काही होत नाही. म्हणजे ऍज अ रिसर्चर मी सजेस्ट करीन पेपर तुम्ही हे करा, काय म्हणतात त्याला, पेपर पब्लिश करा, कारण त्याच्यात तुम्हाला पीयर रिव्ह्यू कमिटीकडनं. हॅलो. हा बोला. हा बोला बोला. हा मॅम, आवाज नव्हता येत तुमचा. मूर्खा ते गेलं ना. आवाज नव्हता येत. हा मी म्हटलं की पेपर प्रेझेंटेशन मध्ये बरेचदा आपल्याला काही इनपुट्स मिळत नाहीत आणि आता ऑनलाईनच सगळे होतात आहेत कॉन्फरन्स, त्याच्यामुळे ते पेपर प्रेझेंटेशन होतच नाहीयेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना पेपर जर पब्लिश करता आले तर त्याचाच प्रयत्न करा. ओके ओके मॅम. आणि पब्लिश पेपर आपल्याला थिसिस मध्ये इन्क्लूड नाही करता येत ना, दॅट इज अदर दॅन म्हणजे आपलं पार्ट. नाही असं काही नाहीये. पेपर तुमच्या PhD ची रिलेटेड असेल तर ते मॅटर तुम्ही घेऊ शकता. फक्त तुम्हाला तिथे मग सांगावं लागेल की या माझ्याच कारण मग प्लॅगरिझम मध्ये येईल नाही तर. ओके ओके. सो म्हणजे आपलाच पेपर असेल, म्हणजे आपण आता पब्लिश केलाय ड्युरिंग PhD तर आपण थिसिस करू शकतो, पण त्याचं तुम्हाला रेफरन्सेस द्यावे लागतील, कारण तो तुमचा जरी पेपर असला तरी तो कुठेतरी पब्लिश झालेला असतो आणि आपण डिक्लेरेशन देतो की यापूर्वी मी काही पब्लिश केलेलं नाही कुठेही, म्हणून असं डिक्लेरेशन सुरुवातीला दिलेलं असतं. म्हणून त्याचा रेफरन्स द्यायचा आणि ते प्लॅगरिझम मध्ये येणार नाही याची काळजी घ्यायची. खूप खूप सांगण्यासारखं आहे, भरपूर, पण या 3 तासात म्हणजे किती सांगू किती नाही असं होतं.
Yes. हॅलो हा मॅम बोला मॅम मॅम जर आपण 2 फुल पेपर हा पब्लिश केले तर हा कॉन्फरन्स प्रेझेंटेशनची आवश्यकता आहे का? नाहीये ओके माझ्या तरी इन्फॉर्मेशन नुसार तसं आहे. ओके हा थँक्यू. मॅडम हा बोला. मॅम जेव्हा आपण 2 पेपर पब्लिश करत तेव्हा नंतर आपल्याला कॉन्फरन्सचा पेपर जे आहे ते तुम्हाला हा द्यायचा आहे. हो तुम्ही केव्हा द्यायचा तो जेव्हा तुम्ही थेसिस सबमिट कराल तेव्हा सगळे डॉक्युमेंट्स जेव्हा द्यायचे असतात त्याच्याबरोबर ते पेपर द्यायचे असतात. 2 पेपर आणि कॉन्फरन्सचे कॉन्फरन्स मध्ये प्रेझेंटेशन झाले असतील तर ते 2 त्याच्याबरोबर एक तुम्हाला जर्नल मधला पेपर पब्लिश झाला असेल तर तो 1 अशी 3 द्यावे लागतील. आणि जर 2 रिसर्च पेपर तुम्ही पब्लिश केले असतील तर ते 2च द्यावे लागतात, तिसरा नाही द्यावा लागत मग. हो का 2 हा मॅम माझा एक पेपर पब्लिश झाला, एक कॉन्फरन्स मध्ये प्रेझेंट झाला आहे बिफोर कोविड. मॅम व्हॉट शुड आय डू नाउ? शुड आय गो फॉर पब्लिशिंग अनदर पेपर? येस, वन मोर पेपर फॉर पब्लिश. ओके ओके मॅम. Any questions related to your thesis, related to your data collection, related to research? येस हा कॉमर्स वाल्यांचे सेमिनार आपण संडेला ठेवले आहेत. कॉमर्स मॅनेजमेंट बरं अँड इकॉनॉमिक्स संडे 10:30 हा to 1:30. तर हा त्यांच्या सेमिनार साठी त्यांना तुम्ही काय काय याच्यावरती फोकस करायला सांगा. फक्त तेवढं 2 मिनिटात सांगून द्या म्हणजे त्या लोकांसाठी जज करायला काय काय क्रायटेरिया आहे. हा 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 जसं मी सुरुवातीपासूनच सांगितलं, मराठी आहेत का सगळे की हिंदी पण आहेत? मैम हिंदी हिंदी हाँ. तो जैसे पहले से मैं बता रही हूँ कि प्रीएम्बल या इंट्रोडक्शन आपको 1 स्लाइड देनी है. दूसरे स्लाइड में आपको 1 स्लाइड या ज्यादा से ज्यादा दूसरी स्लाइड आ सकती है अगर ज्यादा बड़ा टॉपिक है तो, लेकिन उसमें डेफिनेशन और बाकी कुछ फालतू बातें देने की जरूरत नहीं. क्या क्या कंटेंट्स बताए मैंने वो आपने अगर लिख लिए होंगे तो वो उतने ही कंटेंट्स आपका इंटरेस्ट, आपके नीड ऑफ रिसर्च एंड आपके टॉपिक का जो एक रैशनल है वो उतना ही आपको देना है. देन दूसरे स्लाइड में आपको लिटरेचर रिव्यू देना है. लिटरेचर रिव्यू के लिए आप एक टेबल बना दीजिए और सिर्फ 5 जो आपको लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिव्यूज है, उसके आपने जो ऑथर का नाम है वो ऑथर, रिसर्च पेपर का नाम, कहाँ पे पब्लिश हो गया है उसका नाम, देन आपका उनका जो डेटा था उन्होंने क्या इसका रिजल्ट क्या था उसका उनका रिजल्ट, और आपके रिसर्च गैप यानी आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो उनके रिसर्च से कैसे अलग है उसको बोलते हैं रिसर्च गैप. वो रिसर्च गैप आपको लिखना जरूरी है. ऐसे एक टेबल पे 5 पॉइंट पे आपका टेबल बनेगा और 5 ही रिसर्च पेपर्स को आपको उसको इलेबरेट करना है एक स्लाइड पे या 2 स्लाइड पे. देन तीसरे स्लाइड पे मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग एंड कंक्लूजन एंड सजेशंस आप कैसे निकालोगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप कैसे करोगे, ये आपके तीसरे स्लाइड में आएगा. चौथे पॉइंट में मुझे आपने अगर कोई डेटा कलेक्शन किया है उसका एनालिसिस और या फिर आपको थोड़ा सा आपको उसके ऊपर ब्रीफली कुछ बताना है तो वो आएगा. बाद में उसके सजेशन एंड कंक्लूजन. अगर आपका वो अभी इनिशियल लेवल पे है तो आप उसके कंक्लूजन सजेशन कैसे निकालोगे, आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करोगे, अगर आपने पायलट स्टडी किया है तो वो क्या है. ऐसे मुझे 7 से 8 स्लाइड में पूरा आपका प्रेजेंटेशन चाहिए. ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आपको वहां पे बोलना है. एम आई राइट मैडम? 10 मिनट की टाइम दे रहे हैं ना हो हम मैम. सबको? येस मैम 10 हाँ. मिनिट्स. तो 10 मिनट में आपको 9 मिनट में कंप्लीट करना है और 1 मिनट जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए देना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी 10 मिनट के बाद अगर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो और ज्यादा वो लंबा हो जाता है और 3 घंटे में 11 लोगों का नहीं होता फिर. ठीक है मॅम. इसलिए हाँ 9 किंवा 10 मिनिटात सगळ्यांचं कंप्लीट होईल. येस मॅम. एका मिनिटात आपण क्वेश्चन आंसर्स घेऊ. ठीक है. Yes. Is it okay if we present only 1 or 2 chapters, ma'am? If not, Yes, like all yes. chapters? You have to give just a summary, or first of all, you can tell this is your actual topic, and I am presenting a part of that particular topic that you have to mention. So, in case suppose if I don't mention data analysis and everything, that will be fine, right? But if the question may ask from the evaluator, then you should be answerable for that. Yeah. That can be. Yes, yes.
Ma'am, but you should give the method of your data analysis, statistical analysis, and Yes, ma'am. in research methodology you can elaborate it. Yes, ma'am. So, madam, shall we stop here because it's 44. So, 2 baje we will be having another session also. Yes, no problem. Thank you, And thank friends, you very if you much. have any query, मैडम संडे को फिर से अपने साथ 3 घंटा है, जब कॉमर्स वालों के सेमिनार्स रहेंगे तो मैडम ही इवेल्युएटर करके आएंगे। तो अभी देखिए कॉमर्स वालों को जितने इनपुट्स मैडम ने दिए सभी लोगों को वो सब इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए और अपना प्रेजेंटेशन जितना बेस्ट बना सकते हैं। कल भी अपने प्रेजेंटेशन चालू होंगे फार्मेसी, फूड एंड न्यूट्रिशन वालों के। तो आज का जो आपका अभी तक का 3 घंटे का सेशन हुआ है, इसमें से जो भी इनपुट्स आपको मिले हैं वो कल से आपके जो सेमिनार है उसमें आप लोग इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए, सो दैट योर प्रेजेंटेशन विल बी मोर बेटर. So thank you so much Megha Kanetkar madam for your inputs and wonderful guidance to the research scholars of all the subjects. आणि नेहमीप्रमाणेच तुमचं सेशन खूप छान झालं आहे. यावेळेस काहीच डिस्टर्बन्स नाही आला, टेक्निकली काही प्रॉब्लेम पण नाही आला. आणि थँक्यू सो मच मॅम, तुमची तब्येत ठीक नसताना सुद्धा तुम्ही हे लेक्चर डिलिव्हर केलं. सो थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू मॅम. मॅडम संडेला भेटूया मग. थँक्यू व्हेरी मच. So this is accepted. Yes, I will accepted. Yes, thank you. Yeah, thank you ma'am. Bye everyone. बाय मॅम. बाय. फ्रेंड्स, मी मीटिंग एंड करते. फटाफट जेवण करा आणि 2 वाजता लिंक जॉईन करा परत. ठीक आहे, चलिए. ओके मॅम. बाय. Okay, ma'am. Okay, fine.